लू मिंगफाई नाम का एक लड़का जिसके कोई भी दोस्त नहीं होते अपने कंप्यूटर पर गेम खेलता रहता है सारा दिन, और इसी वजह से वो सर्वर का सबसे टॉप प्लेयर होता है जिसको कोई भी नहीं हरा सकता। लू मिंगफाई अभी भी अपने दोस्त के साथ एक गेम खेल रहा होता है जिसमें वो अपने दोस्त को हरा देता है, जिसकी वजह से उसका दोस्त उसको गुड बाय कह देता है। लेकिन लू मिंगफाई अब फिर से फारिग बैठा होता है क्योंकि उसके साथ मजीद गेम खेलने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। इसलिए वो अपनी फेवरेट मॉडल का प्रोफाइल देखने लगता है। तभी उसे एक अननोन प्रोफाइल से गेम इनविटेशन आता है और उस प्रोफाइल का नाम नैनो है और उसके साथ गेम खेलने लगता है। लेकिन वो गेम बहुत ज्यादा मुश्किल लगती है क्योंकि नैनो भी एक एक्सपर्ट गेम प्लेयर थी और उसे हराना लू मिंगफाई के लिए आसान नहीं था। अब लू मिंगफाई नैनो को हराने के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करता है, मगर बिलाखिर नैनो उसे हरा ही देती है, जिस पर वो बहुत ज्यादा हैरान होता है कि उसे इस लड़की ने कैसे इतने आराम से हरा दिया। जब वो उसकी प्रोफाइल चेक करता है तो उसे उसकी प्रोफाइल में कुछ भी नहीं मिलता और अब वो अपना कंप्यूटर बंद कर देता है। दूसरी तरफ वो लड़की नैनो, जिसका असली नाम चैन मोंटेंग था, वो एक ड्रैगन स्लेयर होती है जो कि कैसल कॉलेज में पढ़ती है और वो अपने कॉलेज जाने के लिए अपने दोस्तों के साथ जा रही होती है। तभी वो अपने दोस्तों को बताती है कि हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल लू मिंगफाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। वो लू मिंगफाई को अपने कॉलेज में एडमिशन देना चाहते हैं क्योंकि वो एक एस रैंक स्टूडेंट है। मगर नैनो को समझ नहीं आ रही होती कि लू मिंगफाई में ऐसा है क्या कि प्रिंसिपल स्कॉलरशिप पर कैसल कॉलेज में एडमिशन दे रहे हैं, जबकि वो उसे कंप्यूटर गेम में बहुत आसानी से हरा चुकी है। उनको ये लगता है कि ये स्कॉलरशिप लू मिंगफाई को नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि वो एक आम सा लड़का है। अब उसके दोस्त उसे मशवरा देते हैं कि तुम लू मिंगफाई के बारे में मजीद मालूमात इकट्ठी करो, जिस पर नैनो कॉलेज के AI सिस्टम जिसका नाम ईवा था को लू मिंगफाई के बारे में मालूमात इकट्ठी करने को कहती है, जिस पर ईवा उसे उसके बारे में सब कुछ बताती है कि उसका कोई भी दोस्त नहीं है और वो हर वक्त कंप्यूटर पर गेम खेलता रहता है। उसके माँ बाप ने भी उसे बचपन में छोड़ दिया था और वो अपने अंकल आंटी के साथ रहता है और उनका बेटा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता जिसका नाम मिंगजे था। इसीलिए लू मिंगफाई मिंगजे को ऑनलाइन ट्रोल करता है ताकि वो अपना बदला उससे ले सके और एक लड़की बनकर उससे चैटिंग करता है। उसके अंकल और आंट हर वक्त उसे कुछ न करने का ताना देते रहते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पैसे कमाने चाहिए वरना तुम्हें किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। इसी वजह से लू मिंगफाई को अपना कोई भी फ्यूचर नजर नहीं आता। ईवा नैनो को ये भी बताती है कि वो एक लड़की जिसका नाम चैन विन है को बहुत ज्यादा पसंद करता है जो कि उसके स्कूल में पढ़ती है। अब नैनो ईवा से लू मिंगफाई के फ्यूचर प्लान के बारे में पूछती है, जिस पर ईवा उसे बताती है कि उसका कोई भी फ्यूचर प्लान नहीं है और वो बस अखबार बेच के इतने पैसे कमाना चाहता है कि जिससे उसका गुजारा हो सके और वो हर वक्त गेम्स खेल सके। अब नैनो ये सब बातें अपने दोस्तों को बताती है, जिस पर वो सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रिंसिपल एक इस तरह के आम से लड़के को किस तरह कॉलेज में एडमिशन दे सकता है। अब दूसरी तरफ लू मिंगफाई घर का सामान खरीदने के लिए बाहर जाता है, मगर उसे ये भी देखना था कि उसने जिन कॉलेजेस में अप्लाई किया है उनमें से किसी ने उसको एडमिशन दिया है या नहीं। वो मेल बॉक्स के पास जाता है और वहाँ बैठे लड़के से पूछता है कि क्या उसके लिए कोई खत आया है, जिस पर वो लड़का उसे एक पैकेज देता है जिसमें उसके लिए खत होते हैं। जब वो पहला खत देखता है तो उसे पता चलता है कि उसे इस कॉलेज की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया है। मगर दूसरी तरफ जब वो दूसरा लेटर खोलता है जो कि कैसल कॉलेज की तरफ से होता है तो वो बहुत हैरान होता है क्योंकि कैसल कॉलेज में उसे स्कॉलरशिप पर एडमिशन मिल गया था। इस लेटर में उसे ये भी बताया जाता है कि प्रोफेसर गैरियन उसको पढ़ाएंगे और उन्होंने ही उसे ये खत भेजा था। लू मिंगफाई को ये सब ख्वाब लगता है, लेकिन बहुत जल्द उसे पता चल जाता है कि ये तो एक असली खत है। वो फौरन अपने घर जाता है ताकि अपनी फैमिली को इस एडमिशन के बारे में बता सके। जब वो ये सब बातें सुनते हैं तो उसकी फैमिली को तो ये सब मजाक ही लगता है और उसकी आंट उसे कहती है कि ये खत नकली है और तुम जैसे नालायक स्टूडेंट को कैसल कॉलेज में एडमिशन कैसे मिल सकता है। उसका कजन मिंगजे उसे कहता है कि तुम इस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते क्योंकि इस कॉलेज में सिर्फ ह्यूमन हाइब्रिड्स यानी वो लोग जो हाफ ड्रैगन और हाफ ह्यूमन होते हैं सिर्फ एडमिशन ले सकते हैं। वो उसे बताता है कि एक लड़का जिसका नाम चूजाई है और वो फेमस ह्यूमन हाइब्रिड है और कैसल अकेडमी का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है, सिर्फ उस जैसे ही लोग इस अकेडमी में एडमिशन ले सकते हैं, लिहाजा तुम इस कॉलेज में एडमिशन का बिल्कुल भी मत सोचो। तभी लू मिंगफाई को डे ड्रीम आता है कि एक हेलीकॉप्टर उनके अपार्टमेंट के बाहर आया है और उसमें से एक आदमी बाहर आता है जिसका नाम चूजाई है। यहाँ तक कि वो उसके सामने झुक जाता है और उसकी मिन्नत करने लगता है कि हम बहुत अरसे से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम्हें अब इस अकेडमी में एडमिशन ले लेना चाहिए। लेकिन तभी लू मिंगफाई अपने डे ड्रीम से बाहर आ जाता है और उसे ये रियलाइज होता है कि शायद उसकी फैमिली ठीक ही कह रही है कि उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। तभी वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन लेटर के साथ एक डिवाइस भी मौजूद थी जिस पर एक कॉल आती है जिसको उसकी आंट रिसीव करती है। वो उसे बताती है कि कल कैसल अकेडमी में तुम्हारा इंटरव्यू होगा क्योंकि तुम्हें कैसल कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है। और ये बात सच है, जिसको सुन के वहाँ मौजूद सभी लोग यानी कि लू मिंगफाई, उसकी आंट, अंकल और उसका कजन बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। अब रात को लू मिंगफाई अपने दोस्त को ऑनलाइन अपने कैसल कॉलेज में एडमिशन के बारे में बताता है,
जिसको सुन के उसका दोस्त बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे टिप्स देता है कि कल उसने इंटरव्यू के लिए खुद को कैसे तैयार करना है। अब अगले दिन इंटरव्यू देने के लिए लू मिंगफाई मेन सिटी में एक बिल्डिंग पे पहुंच जाता है, जहाँ पर उसके पिछले स्कूल के स्टूडेंट्स भी आए होते हैं, क्योंकि उन्हें भी इंटरव्यू के लिए बुलाया गया होता है। और वहाँ चैन बिनविन भी आई होती है, जिससे वो प्यार करता है। अब वो सब इंटरव्यू के लिए अपनी बारी का इंतजार करने लगते हैं। तभी लू मिंगफाई चैन बिनविन के पास बैठता है और उससे पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, जिसपे चैन बिनविन उसे हाँ में जवाब देती है। तो वो उसे कुछ टिप्स देता है और उसे बेस्ट ऑफ लक भी कहता है, जिस पर चैन बिनविन उसका शुक्रिया अदा करती है और अपनी बारी आने पर इंटरव्यू देने के लिए चली जाती है। अब सभी स्टूडेंट्स बारी बारी अपने इंटरव्यूज देते हैं और इसी तरह लू मिंगफाई की बारी भी आ जाती है। लू मिंगफाई बहुत अच्छी तैयारी करके आया होता है, इसीलिए वो इंटरव्यू के वक्त बहुत एक्साइटेड होता है। लेकिन इंटरव्यूअर उससे अजीब सवालात पूछते हैं, जैसा कि क्या वो एलियंस पे यकीन रखता है, जिसको सुन के लू मिंगफाई को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि वो इस तरह के सवालात की तैयारी नहीं करके आया था। उसे लगा था कि इंटरव्यूअर उससे उसके बचपन के बारे में पूछेगा, मगर एक और इंटरव्यूअर जो कि उसके सवालात के जवाबात लिखने के लिए वहाँ बैठा था, वो उससे कहता है कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बचपन कैसे गुजरा, हमें सिर्फ यही सवालात पूछने हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अहम सवालात हैं। जिस पर लू मिंगफाई उनको बताता है कि हाँ, मुझे एलियंस पे यकीन है और हर रात मैं आसमान की तरफ देखता हूँ और मुझे वहाँ पर सितारे नजर आते हैं। और वो उन्हें बताता है कि ये कायनात बहुत बड़ी है और यकीनन यहाँ पर जमीन के अलावा और सैयारों पर बहुत से लोग रहते होंगे। सब सवालों के जवाब देने के बाद अब लू मिंगफाई खड़ा हो जाता है और इंटरव्यूअर को अपोलोजाइज करता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने एक रॉन्ग कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी भागता हुआ आता है। वो इंटरव्यूअर से लू मिंगफाई के बारे में पूछता है और कहता है कि बताओ इंटरव्यू कैसा हुआ। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर गैरियन होता है, जिसने लू मिंगफाई को इस कॉलेज में एडमिशन दिलवाया था। जिस पर इंटरव्यूअर उसे बताता है कि लू मिंगफाई इंटरव्यू को कंप्लीट किए बगैर ही यहाँ से चला गया है, जिस पर प्रोफेसर गैरियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि तुमने लू मिंगफाई को रोका क्यों नहीं, अब उसे कॉल करो और उसे वापस बुलाओ। प्रोफेसर का गुस्सा देखकर इंटरव्यूअर बहुत हैरान होता है। अब वापसी पर लू मिंगफाई को चैन बिनविन मिलती है और वो उससे अपने साथ ग्रेजुएशन पार्टी पर चलने को कहती है। तो वो सोचता है कि एक दिन मैं इस लड़की से शादी कर लूंगा और अपनी सारी जिंदगी इसी के साथ गुजारूंगा। मगर इसी के साथ उसे एहसास होता है कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे सुनहरी मौका तो अभी इंटरव्यू को मना करके ही गवा दिया है। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है तो उसकी आंट उसे बताती है कि एक आदमी जिसका नाम प्रोफेसर गैरियन है, उसने अभी कॉल की है और मुझे बताया है कि तुमने इंटरव्यू को पास कर लिया है और तुम्हें कैसल कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है। अब अगले दिन लू मिंगफाई अपने अंकल, आंट और कजिन के साथ एक बिल्डिंग में प्रोफेसर गैरियन से मिलने दोबारा जाते हैं। उसकी आंट प्रोफेसर से पूछती है कि उसे कितने पैसे मिलेंगे और वो कहाँ रहेगा, जिस पर प्रोफेसर गैरियन उन्हें बताता है कि उसे $36,000 पर ईयर स्कॉलरशिप मिलेगी और उसे अकेडमी के हॉस्टल में रहने की जगह दी जाएगी। इतनी बड़ी रकम सुनने के बाद उसकी आंट बहुत ज्यादा खुश होती है। प्रोफेसर को फौरन कहती है कि हाँ, ये इस कॉलेज में एडमिशन लाजमी लेगा। प्रोफेसर गैरियन इन सबको बताता है कि हम लू मिंगफाई को इसलिए इस कॉलेज में एडमिशन दे रहे हैं क्योंकि लू मिंगफाई की स्पिरिट में 100 साल पुराना टैलेंट है और ये बहुत ही रेयर है। ये सब सुन के उसके अंकल और आंट कंफ्यूज हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। तभी प्रोफेसर लू मिंगफाई को एक लेटर देता है जो कि उसके माँ बाप ने उसके लिए छोड़ा था। प्रोफेसर लू मिंगफाई को बताता है कि तुम हमारे कॉलेज के ऑनररी स्टूडेंट हो, जिसको सुन के लू मिंगफाई हैरान हो जाता है क्योंकि वो हमेशा ये समझता था कि उसके माँ बाप ने उसे बचपन में बगैर किसी वजह के छोड़ दिया था, मगर उसे नहीं पता था कि उसके पेरेंट्स उसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं। इस सब को सुन के लू मिंगफाई की आंखों में नमी आ जाती है और वो सभी से ये कहता है कि मुझे टॉयलेट जाना है और टॉयलेट में आकर वो लेटर खोल के पढ़ता है, जिसको पढ़ के वो बहुत रोता है। उस लेटर में उसकी मदर ने उसे बताया था कि वो उससे कितनी ज्यादा मोहब्बत करती हैं और क्या वजह थी कि उन दोनों को उसे छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो एक ऐसे ब्लड लाइन से ताल्लुक रखते हैं जो कि बहुत रेयर है और इसी वजह से उन दोनों ने कैसल कॉलेज में अपने बेटे को छोड़ के एडमिशन लिया। खत में ये भी लिखा होता है कि जब लू मिंगफाई एक मखसूस उम्र का हो जाएगा तो उसे इस कॉलेज में स्कॉलरशिप पे एडमिशन दिया जाएगा ताकि वो एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। ये सब पढ़ के लू मिंगफाई को बहुत रोना आता है, मगर तभी वहाँ पर नैनो आ जाती है क्योंकि वो लड़कियों के बाथरूम में रो रहा था। तभी वो उससे कहती है कि अगर तुमने ऐसे ही रोना है तो तुम्हें इस बिल्डिंग से चले जाना चाहिए, जिस पर लू मिंगफाई खामोश हो जाता है। अब नैनो उसे वापस मीटिंग में लेकर आती है तो प्रोफेसर गैरियन लू मिंगफाई से पूछता है कि तुमने क्या सोचा, क्या तुम हमें ज्वाइन करोगे। तब लू मिंगफाई उनसे सोचने के लिए कुछ वक्त मांगता है, मगर वहीं पर नैनो सबको बताती है कि वो एडमिशन लेने में इसलिए पीछे हट रहा है क्योंकि वो एक लड़की से मोहब्बत करता है और वो उसे छोड़ना नहीं चाहता। ये सब सुन के लू मिंगफाई हैरान होता है कि नैनो को ये सब बातें कैसे पता और वो चैन बिनविन को भी नहीं जानती, जिस पर नैनो लू मिंगफाई से कहती है कि ये सब मैंने वैसे ही कह दिया था। अब लू मिंगफाई को वो इशारतन बताती है कि असल में
में वो है कौन। वो उसी जुमले को दोबारा दोहराती है जो उसने उस रात लू मिंगफाई को कहा था जब वो दोनों गेम खेल रहे थे, जिस पर लू मिंगफाई को फौरन एहसास होता है कि ये तो वही लड़की है जिसने उस रात मुझे कंप्यूटर गेम पर हराया था। अब रात को वो अपनी छत पर बैठ के सोचता है कि किस तरह नैनो को उसके बारे में इतनी ज्यादा मालूमात है। वो अपना फोन निकालता है और चैन वेन से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने ही लगता है कि तभी वहाँ पर नैनो आ जाती है, जिस पर वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई। तो वो उसे बताती है कि कॉलेज के एआई सिस्टम ईवा ने उसकी लोकेशन उसको बताई है। प्रोफेसर गैरियन के कहने पे वो यहाँ आई है ताकि वो उसे कॉलेज में एडमिशन लेने पे राजी कर सके। एक मर्तबा लू मिंगफाई दोबारा इनकार कर देता है और कहता है कि मैं चैन विन से बहुत प्यार करता हूँ और उसे नहीं छोड़ सकता। मैं उससे अपनी फीलिंग्स बताना चाहता हूँ, मगर नैनो उसे बताती है कि मैं जानती हूँ कि चैन विन तुमसे मोहब्बत नहीं करती और तुम सिर्फ एक लड़की की वजह से जो तुमसे मोहब्बत भी नहीं करती इतना अच्छा मौका जाया कर रहे हो। जिस पर लू मिंगफाई उसे कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो मुझसे मोहब्बत ना करती होती तो मुझे अपने साथ पार्टी पे चलने को ना कहती। जिस पर नैनो उसे कहती है कि तुम सारी जिंदगी इसी तरह गलत फैसले करते आए हो और अब भी अगर तुमने गलत फैसला किया तो इसका असर तुम्हारी बाकी की जिंदगी पे भी पड़ेगा। अब अगले दिन लू मिंगफाई चैन विन से ग्रेजुएशन पार्टी में मिलता है। वो पार्टी के लिए कुछ चीजें लेके जा रहा होता है, तभी नैनो उसके पास आती है और दोबारा उसे मशवरा देती है कि चैन विन को छोड़ दो क्योंकि आज प्रोफेसर जा रहा है और अगर वो चला गया तो इसका मतलब है कि ये मौका तुम्हारे हाथ से गया। लेकिन लू मिंगफाई अब दोबारा इनकार कर देता है और कहता है कि वो ग्रेजुएशन पार्टी पर चैन विन को अपनी फीलिंग्स बता देगा, जिसको सुन के नैनो वहाँ से चली जाती है। अब हम लू मिंगफाई को देखते हैं जो शीशे के सामने चैन विन से अपनी फीलिंग्स को बताने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो रास्ते से फूल तोड़ता है ताकि वो चैन विन को दे सके क्योंकि उसके पास चैन विन को तोहफा देने के भी पैसे नहीं होते। अब पार्टी शुरू हो जाती है और लू मिंगफाई का दोस्त जेम उसके लिए एक सूट लेकर आता है जिसको पहन के वो पार्टी में जाता है। तभी वहाँ पर उसको दो स्टूडेंट्स मिलते हैं और उन दोनों ने भी उसी जैसा सूट पहना होता है। अब वो सोचता है कि वो चैन विन को अपनी फीलिंग्स बता देगा, मगर तभी जेम वहाँ पर आ जाता है और चैन विन से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देता है, जिसको देख के लू मिंगफाई को पता चल जाता है कि सारा वक्त जेम उसको बेवकूफ बनाता रहा और उसे ये बात बहुत बुरी लगती है कि चैन विन भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और लू मिंगफाई के सामने जेम के लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है। ये सब देख के लू मिंगफाई का दिल टूट जाता है क्योंकि उसके सबसे करीबी दोस्त ने उसे धोखा दिया था। मगर तभी वहाँ पर नैनो आ जाती है जिसने बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ था और उसको देख के लू मिंगफाई के क्लासमेट्स हैरान रह जाते हैं। वो लू मिंगफाई के पास जाती है और उसके बाजू में अपना बाजू डालकर जेम और चैन विन को बताती है कि लू मिंगफाई के पास इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है और अब वो चैन विन जैसी लड़की पर अपना टाइम जाया नहीं करेगा, जिसको देख के जेम को बहुत गुस्सा आता है। मगर नैनो उसे बताती है कि आज के बाद तुम एक नए लू मिंगफाई को देखोगे। ये कहने के बाद वो उसे लेके बाहर की तरफ जाने लगती है तो लू मिंगफाई को कहती है कि अगर तुम एक आखिरी बार चैन विन को देखना चाहते हो तो देख लो, मगर वो इनकार कर देता है। अब वो दोनों नैनो की गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं, मगर रास्ते में पेट्रोल खत्म हो जाता है, जिस पर नैनो अपनी गाड़ी के टैंक को फुल करती है। मगर इसी दौरान वो लू मिंगफाई को बताती है कि वो प्रिंसिपल को मायूस नहीं कर सकती क्योंकि प्रिंसिपल चाहते हैं कि तुम हमारे कॉलेज को ज्वाइन करो। जिस पर वो नैनो का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मुझे खुशी है कि तुमने मुझे एग्री कर ही लिया, अब मैं कैसल कॉलेज को ज्वाइन करूंगा। जिस पर नैनो ईवा को लू मिंगफाई के फैसले के बारे में बताती है। अब ईवा लू मिंगफाई से पहली मर्तबा मिलती है और लू मिंगफाई को उसका स्टूडेंट आईडी कोड भी बताती है और उसे कहती है कि तुम एक एस रैंक स्टूडेंट हो। वो उसे कैसल कॉलेज की तमाम इन्फॉर्मेशन भी देती है, जिस पर नैनो लू मिंगफाई को कॉलेज का किंग कहती है। हालांकि अभी तक लू मिंगफाई ने कोई भी टास्क पूरा नहीं किया था, जिसको सुन के वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील करता है। नैनो उसे बताती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें गाइड करूंगी और जो कुछ मैंने कॉलेज से सीखा है वो तुम्हें बताऊंगी और तुम्हारी मदद भी करूंगी वक्त आने पे। जिसको सुन के लू मिंगफाई बहुत खुश होता है और कहता है कि आज से तुम मेरी दोस्त हो। अब ईवा तमाम इन्फॉर्मेशन को अपने सिस्टम पे सेव कर लेती है, जिससे कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स को ये नोटिफिकेशन मिल जाता है कि लू मिंगफाई ने कैसल कॉलेज को ज्वाइन कर लिया है। अब कुछ दिनों बाद लू मिंगफाई कैसल कॉलेज जाने के लिए एयरपोर्ट जाता है और वहाँ पर एक ऑफिसर से सीसी लाइन ट्रेन का पूछता है क्योंकि उसने उसी ट्रेन से कॉलेज को जाना था। तो वो उसे कहता है कि इस नाम की कोई भी ट्रेन नहीं है और मैं तुम जैसे भिखारियों से बात नहीं करता। जिस पर लू मिंगफाई अपनी जेब से $20 निकाल के कहता है कि मैं गरीब नहीं हूँ,
मगर वो जैसे ही इर्द गिर्द देखता है तो वहाँ पर उसे बहुत से भिखारी नजर आते हैं जिनके कपड़े लू मिंगफाई से मिलते जुलते थे। वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी तरह की मदद चाहिए तो तुम्हें चाइनीज एम्बेसी जाना होगा, वहाँ पर तुम्हें खाना और रिहाइश मिल जाएगी। और ये कह के वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। अब ये सब देख के लू मिंगफाई को अजीब लगता है और वो एयरपोर्ट पर ही एक होटल में जाता है, लेकिन उसे होटल में उसके हुलिये की वजह से एंटर नहीं होने दिया जाता। उसे बताया जाता है कि भिखारी यहाँ पर नहीं आ सकते, मगर तभी वो फिंगर नामी एक लड़के से मिलता है जिसके बाल सिल्वर कलर के होते हैं। वो लड़का उससे कुछ पैसे मांगता है क्योंकि वो गरीब था, मगर तभी उसकी नजर उसके हाथ पे पड़ती है क्योंकि लू मिंगफाई ने अपने हाथ में कैसल कॉलेज का कार्ड पकड़ा हुआ था, जिस पर फिंगर उससे पूछता है कि क्या तुम कैसल कॉलेज में स्टूडेंट हो, और उसके साथ ही वो अपनी जेब से अपना कार्ड भी निकालता है क्योंकि वो भी कैसल कॉलेज में ही पढ़ता था। वो उससे बताता है कि मैं सीनियर हूँ, और ये कहते साथ ही वो उसके हाथ से $20 का नोट ले लेता है। अब रात को वो दोनों अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी फिंगर उसे बताता है कि मैं यहाँ पर 8 साल से पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने ग्रेड्स को रिपीट किया है, और तुम जान ही गए होगे कि मैं कितना लाइक स्टूडेंट हूँ। अब वो लू मिंगफाई को मजीद बताता है कि कॉलेज पहाड़ों के दरमियान में बना हुआ है और वहाँ पर पहुँचने का सबसे आसान तरीका सीसी लाइन ट्रेन ही है। वो उसे मजाक में कहता है कि अगर तुम्हारा प्राइवेट जहाज है तो तुम उसके जरिए भी वहाँ पर जा सकते हो, हेडमास्टर से परमिशन लेके। अब आधी रात का वक्त हो जाता है। लू मिंगफाई और फिंगर दोनों ही सो जाते हैं। लू मिंगफाई एक ख्वाब देखता है जिसमें बहुत सारे लोग भाग रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पर जंग हो रही होती है। अचानक उसकी आंख खुलती है तो उसकी नजर खिड़की से बाहर एक बहुत बड़े चांद पे पड़ती है, मगर जैसे ही वो अपनी दूसरी तरफ देखता है तो वहाँ पर एक लड़का बैठा होता है जो लू मिंगफाई की तरफ देखता है और उसे भाई कहता है। तभी असल में लू मिंगफाई की आंख खुल जाती है और वो चीखने लगता है, जिसको सुन के फिंगर वहाँ से भाग जाता है। दरअसल वो सब ख्वाब था। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसके हाथ में एक बेल होती है और ऐसा लगता है जैसे वो भूत है। वो मुसलसल ये कह रहा होता है कि सीसी लाइन ट्रेन आ गई है, अपने कार्ड्स को और सामान को रेडी रखो। फिंगर उस आदमी के पास जाता है और उससे कहता है कि हमें सीसी लाइन ट्रेन का टिकट चाहिए। तभी लू मिंगफाई भी वहाँ पर उस आदमी के पास जाता है और उससे अपना नाम बताता है, जिसको सुन के वो आदमी हैरान रह जाता है। वो उसे बताता है कि तुम्हें लेने प्रोफेसर गैरियन ने खुद आना था और तुम्हें तो बस सिर्फ अपने कार्ड को एक मर्तबा यूज करना होगा और ट्रेन खुद ब खुद तुम्हें लेने आ जाएगी। जिसको सुन के लू मिंगफाई बहुत हैरान होता है। फिर लू मिंगफाई अपने कार्ड को यूज करता है और पूरे एयरपोर्ट की लाइट्स ऑन हो जाती हैं और अंडरग्राउंड रास्ता भी खुल जाता है, जहाँ पर एक्चुअल में सीसी लाइन ट्रेन उनको लेने के लिए आती है और प्रोफेसर गैरियन उसे खुद वहाँ पर लेने के लिए आते हैं। अब प्रोफेसर गैरियन, फिंगर और लू मिंगफाई ट्रेन में बैठ जाते हैं, जहाँ पर प्रोफेसर गैरियन लू मिंगफाई को कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने को कहते हैं और वो उसे बताते हैं कि यहाँ पर ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जो कि पूरी दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाए जाते, और यहाँ पर ड्रैगन्स के बारे में पढ़ाया जाता है। वो लू मिंगफाई से इसके बारे में उसकी राय मांगते हैं, जिस पर लू मिंगफाई उन्हें बताता है कि बहुत सी स्टोरीज में हमें इनका जिक्र मिलता है, जिस पर प्रोफेसर गैरियन उसे कहते हैं कि ये सिर्फ स्टोरी में ही नहीं बल्कि हकीकत में भी मौजूद है। वो उसे बताते हैं कि ड्रैगन और इंसानों के दरमियान बहुत अरसा तक एक लंबी जंग होती रही, लेकिन आम इंसानों को इसके बारे में नहीं पता क्योंकि कैसल कॉलेज में ड्रैगन के बारे में पढ़ाया जाता है और कैसल कॉलेज के स्टूडेंट्स ही ड्रैगन्स को मारते हैं और इंसानों की मदद करते हैं। ये सब सुनने के बाद लू मिंगफाई कहता है कि शायद प्रोफेसर को किसी दिमागी डॉक्टर की जरूरत है, मगर तभी लू मिंगफाई को दोबारा डे ड्रीम आता है और वो दोबारा उसी लड़के को देखता है जिसको उसने एयरपोर्ट पर अपने डे ड्रीम में देखा था। वो लड़का उसे बताता है कि प्रोफेसर ठीक कह रहा है, ड्रैगन्स असल में मौजूद हैं। वो लू मिंगफाई को एक पहाड़ दिखाता है जिसकी चोटी पर बहुत ज्यादा बर्फ होती है और वहाँ पर एक ड्रैगन भी मरा हुआ होता है। वो उसे बताता है कि इसको एक इंसान ने मारा था और इस ड्रैगन के मरने पर सभी इंसानों ने बहुत ज्यादा जश्न मनाया था क्योंकि इससे इंसानों की तरक्की का आगाज हुआ था। दरअसल इस लड़के का नाम लू मिंगजाई होता है और वो लू मिंगफाई के ख्वाब में आकर अक्सर उससे बातें करता है और बहुत से राजों से पर्दा भी उठाता है। अब इस सब के बाद लू मिंगफाई होश में आ जाता है। अब प्रोफेसर लू मिंगफाई को मजीद यकीन दिलाने के लिए अपने एक एसोसिएट को बुलाता है जो अपने साथ 2 बॉक्सेस लेके आता है। वो उनको बताता है कि मैंने अपनी 40 साल जिंदगी में सिर्फ 2 बार ही एस रैंक स्टूडेंट्स को देखा है और लू मिंगफाई तुम दूसरे एस रैंक स्टूडेंट हो। उसके बाद वो उस बॉक्स को खोलता है जिसमें एक ड्रैगन स्केल होता है। वो लू मिंगफाई को कहता है कि तुम्हें गन को यूज करके इसे टारगेट करना होगा, जिस पर लू मिंगफाई उन्हें बताता है कि मुझे तो गन बहुत अच्छी तरह यूज करनी आती है,
क्योंकि मैंने मिलिट्री ट्रेनिंग ली हुई है। स्केल को अपनी गन से टारगेट करता है, लेकिन वो ड्रैगन स्केल इतना ज्यादा सख्त होता है कि बुलेट वापस आ जाती है और स्केल पर कोई भी असर नहीं होता। मगर लू मिंगफाई को फिर भी यकीन नहीं आता। अब वो दूसरे बॉक्स को देखता है जिसके अंदर एक ड्रैगन का बच्चा होता है जो कि एक छोटे से बॉक्स में सो रहा होता है। प्रोफेसर लू मिंगफाई को इसके बारे में बताता है, लेकिन लू मिंगफाई को अब भी यकीन नहीं आ रहा होता। वो ड्रैगन को जैसे ही करीब से देखता है तो ड्रैगन का बच्चा उसी वक्त जाग जाता है और गुस्सा करने लगता है। अब इसी तरह ड्रैगन के बच्चे को गुस्सा करते देख सभी वहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उस बॉक्स में नैनो टेक्निक को इस्तेमाल किया गया था। इसलिए ड्रैगन का वो बच्चा बहुत जल्द दोबारा सो जाता है। प्रोफेसर कहता है कि ड्रैगन के इस बच्चे ने लू मिंगफाई को देख के रिएक्ट किया है, क्योंकि लू मिंगफाई भी एक रेयर ब्लड लाइन है। इसके बाद लू मिंगफाई प्रोफेसर के साथ कॉलेज में एंटर होता है, लेकिन उसे कोई भी स्टूडेंट वहाँ पर नजर नहीं आता। तो वो प्रोफेसर से पूछता है कि यहाँ पर कोई भी क्यों नहीं मौजूद, जिस पर प्रोफेसर को भी हैरत होती है कि वाकई यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। अभी वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर सायरन बज जाता है और प्रोफेसर को एहसास होता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। वो लू मिंगफाई को लेकर फौरन भागता है और एक पिलर के पीछे छुप जाता है, क्योंकि वहाँ पर दो ग्रुप्स काले और लाल कपड़े पहने हुए आ गए थे और वो दोनों एक दूसरे को टारगेट लेकर शूट कर रहे थे। अब पूरा कैसल कॉलेज एक जंग का मैदान बन चुका था और इसी दौरान प्रोफेसर को भी एक बुलेट लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है। अब बारी बारी सभी एक दूसरे को मारने लगते हैं, यहाँ तक कि आखिर में सिर्फ दो ग्रुप्स के लीडर्स और एक लड़की बच जाती है। अब वो दोनों लीडर्स ग्राउंड में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। एक का नाम सीजर होता है जो कि स्टूडेंट यूनियन का लीडर था और दूसरे का नाम ज़ेहैंग होता है जो कि लॉयन हार्ट सोसाइटी का लीडर था। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं और उनको इस तरह लड़ते देख लू मिंगफाई बहुत हैरान होता है। मगर तभी वहाँ पर दो लड़कियाँ आ जाती हैं जो कि एक दूसरे को टारगेट करती हैं, लेकिन दरमियान में लू मिंगफाई खड़ा होता है। उनमें से एक लड़की नैनो होती है। वो लू मिंगफाई को नीचे बैठने को कहती है, लेकिन लू मिंगफाई जैसे ही नीचे बैठता है दूसरी लड़की नैनो को हिट कर देती है और नैनो वहीं पर गिर जाती है। तो दूसरी लड़की फौरन चिल्ला के कहती है कि नैनो गिर गई है, सीजर हम जीत गए। लेकिन इसी दौरान लू मिंगफाई को दोबारा डे ड्रीम आता है और वो लड़का जो उसके ख्वाब में आता है उसकी बॉडी पे कब्जा कर लेता है, जिसकी वजह से लू मिंगफाई फौरन से उस लड़की को, सीजर को और ज़ेहैंग तीनों को शूट कर देता है। लेकिन जब उसे होश आता है तो वो हैरान होता है कि उसने ये सब कैसे किया। मगर तभी वहाँ पर नर्सेज का एक बहुत बड़ा ग्रुप जख्मियों की मदद करने के लिए पहुँच जाता है और साथ ही एक बूढ़ा आदमी जो कि गंजा था वो लू मिंगफाई के पास आता है और कहता है कि स्टूडेंट्स ने सिर्फ फन करने के लिए कॉलेज के कितने ज्यादा पैसे जाया कर दिए। तभी प्रोफेसर गैरियन भी उठ जाते हैं और लू मिंगफाई को बताते हैं कि ये असली बुलेट्स नहीं थी बल्कि नकली थी और कोई भी नहीं मरा बल्कि सिर्फ बेहोश हुआ था और आज कॉलेज में स्टडी डे नहीं था, इसीलिए सभी स्टूडेंट्स ने ये सब किया ताकि वो देख सके कि उनमें से कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मगर ये बात करते हुए प्रोफेसर गैरियन दोबारा नीचे गिर जाते हैं। दरअसल वो लू मिंगफाई को दिखाना चाहते थे कि ये नकली बुलेट्स कैसे अपना काम करती हैं। ये सब देख के उस बूढ़े आदमी जिसका नाम प्रोफेसर मैन था को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो कॉलेज में फाइनेंस और डिसिप्लिन का इंचार्ज था। वो फौरन से प्रिंसिपल को कंप्लेन करने के लिए कॉल कर देता है ताकि वो बता सके कि स्टूडेंट्स ने कॉलेज को कितना ज्यादा खराब कर दिया है। मगर प्रिंसिपल उनसे कहता है कि स्टूडेंट्स का जो भी दिल है करने को उन्हें करने दो। कॉलेज की तरफ से $2 लाख दिए जाएंगे ताकि कॉलेज की मुरम्मत करवाई जा सके, लेकिन स्टूडेंट्स को नहीं रोका जाएगा। प्रिंसिपल ये भी कहता है कि काश मैं भी तब वहाँ पर होता जब स्टूडेंट्स ये सब कर रहे थे। अब ये सब सुनने पे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी प्रिंसिपल प्रोफेसर मैन से लू मिंगफाई को मिलाने के लिए कहता है, जिस पर लू मिंगफाई प्रोफेसर मैन से फोन लेकर प्रिंसिपल से बात करता है, जिस पे प्रिंसिपल उसे अपनी क्लास ज्वाइन करने को कहता है और गुड बाय कर देता है। अब ये देख के वहाँ पर मौजूद सभी स्टूडेंट्स जेलस होते हैं कि प्रिंसिपल लू मिंगफाई को इतनी ज्यादा अहमियत क्यों दे रहा है, जिसको प्रोफेसर मैन ने भी महसूस किया था। इसके बाद लू मिंगफाई अपने रूम में जाता है जो कि काफी बड़ा कमरा था। वहाँ पर उसका रूममेट कोई और नहीं बल्कि फिंगर था। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें पूरा कॉलेज दिखाऊंगा और उसे लेकर अपने साथ पूरे कॉलेज की सैर को निकल जाता है। कॉलेज की मुख्तलिफ बिल्डिंग्स दिखाता है और उसे बताता है कि इस कॉलेज पे कोई भी मैजिकल अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोफेसर मैन के फादर एक वॉच टावर में रहते हैं और उन्होंने पूरे कॉलेज पर हिफाजत के लिए एक बैरियर लगाया हुआ है।
फिर वो लू मिंगफाई को एक ऐसी क्लास में लेके जाता है जहाँ पर पूरे कॉलेज में सिर्फ उसी क्लास में मैजिक यानी जादू सिखाया जाता है और ये सिर्फ वही लोग सीख सकते हैं जिनके पास ड्रैगन ब्लड लाइन हो। लू मिंगफाई वहाँ पर बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को देखता है जो कि अपनी मैजिक टेक्निक्स को यूज कर रहे होते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट जिसके पास वाटर मैजिक होता है और वो अपनी टेक्निक को यूज कर रहा होता है, लेकिन उस टेक्निक पे उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है। लेकिन तभी दूसरा स्टूडेंट उस पानी को फ्रीज कर देता है और सबको बचा लेता है। अब दूसरी तरफ प्रिंसिपल एक जहाज पर अपने दोस्त के साथ चाय पी रहे होते हैं और उसके दोस्त का नाम मैनसन होता है। प्रिंसिपल अपने दोस्त को कहता है कि इस बार मैं सिर्फ जंग लड़ने के लिए फौज नहीं बल्कि अपने कॉलेज से जीनियस लोगों को पैदा करना चाहता हूँ ताकि इंसानियत को हमेशा के लिए ड्रैगन से बचाया जा सके और अमन का दौर शुरू हो। और इसके लिए वो लू मिंगफाई को खुद ट्रेन करेंगे। इसके बाद वो अपने दोस्त मैनसन से सीक्रेट मिशन के बारे में पूछता है जो कि उन्होंने शुरू करना था। अब दूसरी तरफ प्रोफेसर गैरियन खुद लू मिंगफाई के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें 3E एग्जाम को देना होगा, लेकिन असल एग्जाम से पहले मैं तुम्हारा एक बार टेस्ट लेना चाहता हूँ। वो उसके सामने एक म्यूजिक बॉक्स रखता है जिसमें ब्लैक ड्रैगन की रिकॉर्डिंग थी कि इस म्यूजिक बॉक्स को जब भी चलाया जाता है तो इसके असर से वो तमाम लोग जिनमें ड्रैगन ब्लड होता है वो झुक जाते हैं और ब्लैक ड्रैगन के तख्त की तरफ सर को नीचे कर लेते हैं। और वैसे भी अगर तुम ये सब करोगे तो ये तुम्हारा मैजिक लैंग्वेज को सीखने के लिए पहला कदम होगा। ये सुनने से वो इंसान जिसमें ड्रैगन ब्लड होता है वो बेहोश हो जाता है। अब प्रोफेसर वो रिकॉर्डिंग चलाता है और लू मिंगफाई से पूछता है कि तुम्हें क्या महसूस हो रहा है, जिस पर लू मिंगफाई उन्हें बताता है कि मुझे बस नींद आ रही है, जिसको सुन के प्रोफेसर को बहुत हैरत होती है और वो सोचने लगता है कि एक S रैंक स्टूडेंट जिसके पास ड्रैगन ब्लड लाइन हो उसे नींद कैसे आ सकती है। ये सब देख के प्रोफेसर गैरियन वहाँ से लाइब्रेरी की तरफ भागता है और प्रोफेसर मैन को भी वहाँ पे बुला लेता है। अब वहाँ पर वो कुछ पुरानी किताबें निकाल के पढ़ते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि लू मिंगफाई ब्लैक नहीं बल्कि व्हाइट ड्रैगन की ब्लड लाइन है और ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन थी। लेकिन वो फैसला करते हैं कि वो ये बात किसी को भी नहीं बताएंगे और इस बात को छुपा के रखेंगे। दूसरी तरफ अब सभी स्टूडेंट्स अपना 3E एग्जाम दे रहे होते हैं, लेकिन लू मिंगफाई एग्जाम में भी चीट कर रहा होता है और तमाम आंसर्स को कॉपी कर रहा होता है जो फिंगर ने उसे लिख के दिए थे। मगर इसी दौरान उसे दोबारा डे ड्रीम आता है और वही लड़का लू मिंगजे उसे दिखाई देता है। वो लड़का उसे बताता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। अब अपने 3 घंटों के एग्जाम में लू मिंगफाई 2 घंटे तो सोया ही रहता है और उसे नैनो आके जगाती है और उससे आंसर शीट वापस ले लेती है। अब रात को लू मिंगफाई दोबारा ख्वाब में अपने भाई लू मिंगजाई को देखता है जो कि उसे एक बेल दिखाता है और कहता है कि ये मौत की बेल है और ये जब भी बजती है इसका मतलब है कि कोई किसी मुश्किल में है या मरने वाला है। वो उससे भी पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे कोई फेवर चाहिए, जिस पर लू मिंगफाई को याद आता है कि किस तरह नैनो ने मैप का यूज करते हुए उसे छत पे ढूंढ लिया था। तो वो अपने भाई लू मिंगजाई से कहता है कि हाँ, मुझे तुम ऐसा मैजिक सिखाओ जिससे मुझे पूरी दुनिया का मैप पता चल जाए। तभी फिंगर आकर लू मिंगफाई को जगाता है और लू मिंगफाई का ड्रीम यहीं पर खत्म हो जाता है। उसे पता चलता है कि इमरजेंसी अलार्म बज रहा है और हायर ग्रेड के सभी स्टूडेंट्स को मीटिंग हॉल में बुलाया गया है। वहाँ पर प्रिंसिपल उन्हें बताता है कि एक मिशन के दौरान हमें ब्रॉन्ज ड्रैगन किंग का महल मिला था और हमारे मिशन के 2 मेंबर्स इस महल में फंसे हुए हैं और जहाज में वापस नहीं आ पा रहे और वो महल बार बार अपने मैप को चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से उन्हें बाहर निकलने में बहुत मुश्किल हो रही है। वो सभी स्टूडेंट्स को कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं जिनमें कुछ लिखा हुआ होता है। वो स्टूडेंट्स को उन्हें डीकोड करने को कहते हैं ताकि उन 2 मेंबर्स को वहाँ से निकलने में मदद की जा सके और इस सब में उन्हें सिर्फ 20 मिनट का वक्त दिया जाता है। अब सभी स्टूडेंट्स अपनी एबिलिटीज के मुताबिक उस राइटिंग को डीकोड करने लगते हैं। लू मिंगफाई को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे अपने साथ एक सुनहरे बालों वाली लड़की दिखाई देती है जिसका नाम जीरो था और वो बहुत ही तवज्जो के साथ उस राइटिंग को डीकोड कर रही थी, जिस पर लू मिंगफाई को अपना आप बहुत ज्यादा कमतर लगता है क्योंकि वो उस जितनी मेहनत भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन जीरो को देख के उसे बहुत ज्यादा मोटिवेशन भी आती है और वो अपने भाई लू मिंगजाई का दिया हुआ ओपन मैप यूज करता है और महल में फंसे हुए उन दोनों लोगों को वहाँ से निकलने का रास्ता बताता है। वो दोनों मेंबर्स उन्हीं लोगों में शामिल थे जिन्होंने लू मिंगफाई का इंटरव्यू लिया था, लेकिन अब वापसी के लिए उनके पास ज्यादा ऑक्सीजन नहीं थी और वो दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। अब उनमें से एक मेंबर वहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है और बाहर आकर ड्रैगन का अंडा अपने साथियों को जहाज पे पकड़ा देता है। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर ड्रैगन सर्वेंट आ जाता है और उन दोनों को मार देता है। लेकिन वो ड्रैगन सर्वेंट अपने ड्रैगन किंग का अंडा उन लोगों से वापस नहीं ले पाता
जिस पर वो ड्रैगन सर्वेंट उनके जहाज का पीछा करने लगता है ताकि वो अपने ड्रैगन किंग का अंडा उनसे वापस ले सके। ये सब देख के जहाज के लीडर मैनसन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ड्रैगन सर्वेंट पे अटैक कर देता है ताकि वो अपने मरे हुए साथियों का बदला ले सके। लेकिन ड्रैगन सर्वेंट को कुछ भी नहीं होता और उल्टा वो उनका एक और मेंबर मार देता है। अब मैनसन दोबारा उस पे अटैक करता है, लेकिन इस बार भी ड्रैगन सर्वेंट को कुछ नहीं होता और वो ड्रैगन सर्वेंट उनके जहाज को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तभी मैनसन को एक डैम दिखाई देता है और वो अपने स्टाफ को ऑर्डर करता है कि फौरन इस डैम की तरफ चलो ताकि इस ड्रैगन सर्वेंट को डैम के दरवाजे में पकड़ के कुचला जा सके। और ऐसा ही होता है। ड्रैगन सर्वेंट उस दरवाजे में फंस जाता है, लेकिन मरने से पहले वो अपना एक दांत मैनसन की तरफ फेंकता है, जो कि मैनसन की बॉडी में घुस जाता है और मैनसन भी जख्मी हो जाता है। अब दूसरी तरफ प्रिंसिपल सभी स्टूडेंट्स को बताता है कि वो ये मिशन जीत चुके हैं और वो इस सब का क्रेडिट लू मिंगफाई को देते हैं, क्योंकि उसकी वजह से ही उनके हाथ ड्रैगन पैलेस के कुछ अहम राज भी आ गए थे। प्रिंसिपल बाकी स्टूडेंट्स का भी शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उन्होंने भी इस सब में उनकी मदद की थी। इसके बाद कॉलेज में एक बेल बजती है, जिसका मतलब था कि कोई मर गया है। तभी जे हैंग लू मिंगफाई के पास आता है और उसे थैंक्स कहता है और उसे अपनी पार्टी लॉयन हार्ट को ज्वाइन करने का भी कहता है, ताकि इसके बाद लू मिंगफाई उस पार्टी को संभाल सके। मगर लू मिंगफाई ये कह के इनकार कर देता है कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। दूसरी तरफ जहाज पर प्रिंसिपल अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है, जो कि बहुत ज्यादा जख्मी था। मैनसन उसे कहता है कि मेरे मरने की खबर स्टूडेंट्स को ना दी जाए और उन्हें आगे बढ़ने दिया जाए। अब कुछ दिनों बाद लू मिंगफाई को ऑनलाइन नैनो की तरफ से एक डांस पार्टी के लिए इनविटेशन आता है, जो कि उसे स्टूडेंट यूनियन पार्टी की तरफ से ज्वाइन करनी थी। अब लू मिंगफाई ये सब फिंगर को बताता है, तो फिंगर उसे सीजर की स्ट्रॉन्ग पोजीशन के बारे में बताता है कि वो एक बहुत अमीर फैमिली से ताल्लुक रखता है और उसने भी तुम्हें इसी अंदाज में अपनी पार्टी को ज्वाइन करने का कहा था जिस अंदाज में जे हैंग ने लॉयन हार्ट पार्टी को ज्वाइन करने का कहा है। मगर लू मिंगफाई उसे कहता है कि मैं किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करना चाहता, लेकिन फिंगर उससे पार्टी में जाने को कहता है क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छा खाना होगा। अब रात को लू मिंगफाई और फिंगर उस पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि नैनो दरअसल सीजर की गर्लफ्रेंड है और उस सीजर ने ये पार्टी नैनो की बर्थडे मनाने के लिए रखी थी। अब सभी वहाँ पर डांस करने लगते हैं, लेकिन फिंगर लू मिंगफाई के साथ डांस करने लगता है क्योंकि उसे लगता था कि उन दोनों के साथ कोई भी लड़की डांस नहीं करेगी। मगर तभी जीरो लू मिंगफाई के पास आती है और उसके साथ डांस करने लगती है। उन दोनों को इस तरह डांस करता देख के सब उनकी बहुत तारीफ करते हैं। अब डांस खत्म होने के बाद सीजर लू मिंगफाई को अपने साथ खड़ा होने को कहता है ताकि वो उसकी पार्टी ज्वाइनिंग का ऐलान कर सके, लेकिन लू मिंगफाई सीजर से कुछ और वक्त मांगता है और बाहर आ जाता है ताकि वो नैनो को, जो कि पार्टी को छोड़ के वापस जाने के लिए बाहर आ गई थी, उससे बाहर आके मिल सके और बर्थडे विश कर सके। तभी नैनो उसे कहती है कि तुम गाड़ी चलाओ और मुझे पहाड़ के बिल्कुल ऊपर ले जाओ। अब दूसरी तरफ कॉलेज पर 13 आउटसाइडर्स अटैक कर देते हैं क्योंकि वो ड्रैगन का अंडा लेना चाहते थे। अब सीजर और जे हैंग अपने सभी मेंबर्स के साथ वहाँ लड़ने के लिए आ जाते हैं और कॉलेज के बाकी स्टूडेंट्स भी अपनी ड्यूटी को संभाल लेते हैं और उन 13 आउटसाइडर्स में से 7 को पकड़ लिया जाता है। मगर वो 7 आउटसाइडर्स अपने लीडर का नाम नहीं बताते क्योंकि उन्होंने कभी अपने लीडर को देखा ही नहीं था। अब दूसरी तरफ प्रिंसिपल और प्रोफेसर मैन वॉच टावर में प्रोफेसर मैन के फादर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कॉलेज की हिफाजत के लिए लगा हुआ बैरियर हटा दें ताकि स्टूडेंट्स अपनी पावर्स को आसानी से इस्तेमाल कर सके। ये सुन के प्रोफेसर मैन के फादर उस बैरियर को हटा देते हैं, मगर बैरियर के हटने की वजह से आउटसाइडर्स की पावर्स भी बढ़ चुकी थी और उनमें से 4 आउटसाइडर्स अपने लीडर के साथ सीजर से लड़ने के लिए उसके पैलेस में घुस जाते हैं और दूसरी तरफ एक सुनहरे बालों वाली लड़की जे हैंग से लड़ने के लिए लाइब्रेरी में जाती है जहाँ पे वो बैठा हुआ था। अब दूसरी तरफ आउटसाइडर्स की लीडर एक लड़की जिसका नाम माई होता है सीजर को बताती है कि वो उस मिशन जिसमें ड्रैगन का अंडा चुराया गया था कि एक मेंबर की बहन है। वो उसे बताती है कि मैं जानती हूँ कि मेरी बहन तुम लोगों की वजह से नहीं मरी, बल्कि वो अपने मिशन को कंप्लीट करते हुए अपनी जान खो बैठी और मैं यहाँ अपनी बहन का बदला लेने नहीं आई बल्कि अपने काम के लिए आई हूँ। तभी सीजर अपनी स्काई टेक्निक को यूज करता है जिससे उसे किसी की भी की हुई छोटी सी भी हरकत बहुत आसानी से मालूम हो सकती थी और वो उस टेक्निक की मदद से वहाँ मौजूद 4 आउटसाइडर्स को मार देता है। अब एंड में सिर्फ वो लड़की माए और सीजर रह जाते हैं। अब दूसरी तरफ माए गायब हो जाने की और बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह
हरकत करने की टेक्निक को इस्तेमाल करती है, इसलिए वो अपनी इस टेक्निक को यूज करके सीजर पे अटैक करती है। लेकिन सीजर अपनी एबिलिटी को यूज करके उसकी छोटी से छोटी मूवमेंट को भी देख लेता है और खुद को हर बार अटैक से बचा लेता है, और इस तरह वो दोनों एक दूसरे को नहीं मार पाते। अब दूसरी तरफ जे हैंग जो अपनी एबिलिटी, जो कि बहुत रेयर थी, को यूज करता है। दरअसल उसके पास जो टेक्निक थी उसका नाम ड्रैगन किंग फ्लेम्स था, यानी वो बहुत अच्छे से आग का इस्तेमाल कर सकता था और किसी भी चीज को आग लगा सकता था। लेकिन दूसरी तरफ वो सुनहरी बालों वाली लड़की जो जे हैंग से लड़ रही थी, उसके पास भी यही एबिलिटी थी, और इस तरह वो दोनों भी एक दूसरे को नहीं हरा पाते। अब तभी एक लड़का अकेला ड्रैगन के अंडे को चुराने के लिए कॉलेज में घुस जाता है और वो कॉलेज के नीचे बने हुए AI रूम में चला जाता है, मगर इसी दौरान उसका मोबाइल पानी में गिर जाता है और उसे मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो 1912 से बंद एक लॉक डोर को ओपन कर देता है। वहाँ पर उसे प्रिंसिपल और उसका स्टाफ दिखाई देता है, क्योंकि प्रिंसिपल उन सबको ड्रैगन के अंडे के बारे में बता रहा था। लेकिन तभी प्रिंसिपल को पता चलता है कि अंडे में क्रैक है। अब वहाँ मौजूद साइंटिस्ट प्रिंसिपल को कहते हैं कि हमें खुद एक बार अंडे को देख लेना चाहिए, जिस पर प्रिंसिपल उन्हें मना कर देता है और कहता है कि मैं कॉलेज को इस खतरे में नहीं डाल सकता, और इन सब को वहाँ से चले जाने को कहता है। अब उन सब के जाने के बाद वो लड़का उस अंडे के पास जाता है और उसकी तस्वीरें लेने लगता है ताकि वो इस अंडे को यहाँ से ले जा सके, और इसके बदले में उसे $5 मिलियन मिलने थे। लेकिन इसी दौरान अंडे के बहुत करीब होने की वजह से उसे कुछ अजीब सी चीजें दिखाई देती हैं। अब वो डर कर वहाँ से दूर हो जाता है और फैसला करता है कि वो ये अंडा नहीं लेकर जाएगा और वहाँ से भाग जाता है। मगर तभी एक साया वहाँ पर आता है और ड्रैगन के अंडे के पास जाकर उस क्रैक में खून फेंकता है ताकि उस अंडे में मौजूद ड्रैगन किंग, जिसका नाम कॉन्स्टेंटीन था, को गुस्सा दिला सके। अब दूसरी तरफ सीजर और माइक की लड़ाई इतनी ज्यादा शदीद होती है कि वहाँ पर एक धमाका होता है और सारी बिजली चली जाती है। तभी वो दोनों देखते हैं कि दीवार में एक बहुत बड़ा सुराख है, जिसके किनारों से आग के शोले निकल रहे हैं और जमीन पर भी किसी के कदमों के निशान हैं, और जहाँ जहाँ वो निशान है वहाँ से जमीन भी जल रही है। अब दूसरी तरफ लू मिंगफाई और नैनो पहाड़ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर नैनो उससे कहती है कि अगर तुम स्टूडेंट यूनियन पार्टी को ज्वाइन करोगे तो मैं तुम्हारा अपने छोटे भाइयों की तरह ख्याल रखूंगी। जिस पर लू मिंगफाई नैनो से उसकी और सीजर की शादी के बारे में पूछता है, तो वो उसे बताती है कि वो एक पॉलिटिकल यानी सियासी शादी है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम AI और उन मेंबर्स के बारे में जानती हो जो कि पिछले मिशन में मर चुके हैं। जिस पर वो उसे बताती है कि हाँ, मैं इस मिशन के लीडर मैनसन के बारे में जानती हूँ कि वो मर चुका है। अच्छा, ये बात स्टूडेंट से छुपाई गई है। वो उसे बताती है कि बिलाखिर सब ने मर ही जाना है और मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि सितारे देख सकूं, मगर आज आसमान पर बहुत ज्यादा बादल हैं। ये सब सुन के वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, जिसको देख के लू मिंगफाई भी उदास होता है। मगर तभी वो कोई मैजिक स्पेल कहता है, जिससे गाड़ी की लाइट्स ऑन हो जाती हैं और म्यूजिक बजने लगता है, और अचानक से आसमान पर फायरवर्क्स दिखने लगते हैं और उनके दरमियान एक मैसेज अपीयर होता है जो कि नैनो की मदर की तरफ से होता है, जिसमें नैनो को बर्थडे विश की जाती है। ये सब देख के नैनो रोने लगती है और उसे इस तरह रोता देख के लू मिंगफाई भी सैड हो जाता है और वो सोचता है कि यही वजह थी कि जब नैनो उसे बाथरूम में अपने पेरेंट्स के लिए रोते हुए देखा था तो उसे चुप करवाया था, क्योंकि वो उसकी तकलीफ को समझ सकती थी। अब उसकी तरफ वो दोबारा देखता है और उसे कहता है कि ठीक है, आज से मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ और मैं स्टूडेंट यूनियन काउंसिल को ज्वाइन करूंगा। अब वो दोनों कॉलेज वापस जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठते हैं। तभी नैनो को एक मैसेज मिलता है जो कि सीजर ने किया था, लेकिन पहाड़ पर सिग्नल न होने की वजह से उसे पहले ये मैसेज रिसीव नहीं हुआ था। सीजर उसे बताता है कि कॉलेज पर किसी ने अटैक कर दिया है। ये सुन के लू मिंगफाई परेशान हो जाता है, लेकिन नैनो उसे तसल्ली देती है क्योंकि वो जानती थी कि कॉलेज में सब ठीक होगा। अब जैसे ही वो कॉलेज में पहुंचते हैं तो वहाँ लड़ाई तो खत्म ही हो जाती है, मगर उस सुनहरे बालों वाली लड़की के दरमियान और जे हैंग के दरमियान अभी भी मुकाबला जारी था, क्योंकि वो दोनों ही अपनी फायर फ्लेम्स की एबिलिटीज को यूज कर रहे होते हैं और ऐसा लगता था कि वो लड़की अपनी एबिलिटी में जे हैंग से ज्यादा एक्सपर्ट थी। तभी वो लड़का जो कि कॉलेज से ड्रैगन का अंडा चुराने के लिए आया था अपनी बाइक पे वहाँ से भागने लगता है, लेकिन इसी दौरान लू मिंगफाई उसे अपनी गाड़ी से हिट कर देता है और नीचे गिरा देता है। लेकिन जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो लड़का लू मिंगफाई का एक पुराना दोस्त था जो उसके साथ ऑनलाइन गेम्स खेलता था और उसका गेमिंग नेम टाइलर था, लेकिन उसका असली नाम टैंग था। अब वो लू मिंगफाई से हेल्प मांगता है ताकि वो वहाँ से भाग सके, मगर तभी कोई उनकी गाड़ी पे आके क्रैश हो जाता है और वहाँ से आग निकलने लगती है।
अब वो जैसे ही पीछे देखते हैं तो एकदम डर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक लड़के के जिस्म से आग के शोले निकल रहे थे। अब सभी स्टूडेंट्स उस लड़के को शूट करने लगते हैं, लेकिन उसके जिस्म से निकलने वाले फ्लेम्स की वजह से बुलेट्स उस तक पहुँचने से पहले ही पिघल जाती थी। तभी मीटिंग हॉल में मौजूद प्रोफेसर, जो कि ये सब देख रहा था, उसको एहसास होता है कि ये लड़का दरअसल ड्रैगन किंग है, जो कि उसी अंडे से निकला था जो कॉलेज की रिसर्च लैब में रिसर्च के लिए लाया गया था। और उस ड्रैगन किंग के पास ये एबिलिटी है कि उस पर आग और मेटल से बनी हुई कोई भी चीज असर नहीं करेगी। वो ड्रैगन किंग बच्चा सारा टाइम सिर्फ अपने भाई को बुला रहा होता है, और ये कहते हुए वो लू मिंगफाई, टैंग और नैनो की तरफ बढ़ता है, जो कि एक पिलर के पीछे छुपे होते हैं। जैसे ही उस ड्रैगन को अपनी तरफ आते देखते हैं तो वहाँ से भाग जाते हैं, और आगे चल के उन्हें सीजर, फिंगर और माई मिलते हैं। उन सभी को ये लगता है कि ये बच्चा दरअसल लू मिंगफाई को ढूंढ रहा है, इसीलिए लू मिंगफाई, टैंग और फिंगर एक पूल में जाकर छुप जाते हैं। सीजर और माई ये फैसला करते हैं कि वो इस बच्चे के साथ मुकाबला करेंगे, क्योंकि वो उसे हराने का राज जान चुके थे। वो यहाँ ये भी जान चुके थे कि वो इस बच्चे को मार तो नहीं सकते, लेकिन काबू जरूर कर सकते हैं। तभी माई को उसकी दोस्त की कॉल आती है, जो कि उसे बताती है कि ये ड्रैगन किंग अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ और बहुत जल्द ही ये एक ड्रैगन बन जाएगा, जिससे वहाँ पर एक बहुत भयानक तूफान आएगा। वो माई को मजीद ही मशवरा देती है कि असली बुलेट्स यूज करने के बजाय ये बेहतर होगा कि तुम लोग नकली बुलेट्स को यूज करो, ताकि उसे कंट्रोल कर सको। ये कह के वो फोन बंद कर देती है। अब माई और सीजर सबको ये ऑर्डर करते हैं कि उस ड्रैगन किंग पे फेक रबर बुलेट्स को यूज किया जाए। अब दूसरी तरफ लू मिंगफाई को ये लगता है कि वो बच्चा उसकी तरफ आ रहा है, जिस पर फिंगर उसको मशवरा देता है कि हम सबको अपनी सांस रोक के पानी के अंदर छुप जाना चाहिए, और वो सब यही करते हैं। लेकिन पानी के अंदर लू मिंगफाई को दोबारा डे ड्रीम आता है, और वो जैसे ही पानी से बाहर आता है तो खुद को एक और दुनिया में पाता है। उसे ये लगता है कि ये ख्वाब भी बाकी ख्वाबों की तरह ही है, जिसमें उसे उसका भाई लू मिंगजाई दिखाई देता है। इसलिए वो अपने भाई लू मिंगजाई को आवाज देता है, मगर तभी वहाँ पर एक और लड़का दिखाई देता है। तो लू मिंगफाई उसे कहता है कि ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा हुआ है। दरअसल वो लड़का कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन किंग कॉन्स्टेंटीन होता है, जो कि लू मिंगफाई के पास आकर उसे सूंघने लगता है और उसे अपना भाई बुलाता है। मगर तभी वहाँ पर लू मिंगजाई आ जाता है और उसे लू मिंगफाई से दूर रहने को कहता है, और उसे धिक्का देके नीचे गिरा देता है और कहता है कि ये तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा भाई है। तभी लू मिंगफाई को होश आ जाता है, और वो स्विमिंग पूल से जैसे ही बाहर आता है तो उसे एहसास होता है कि कॉन्स्टेंटीन यहाँ पर आया था, लेकिन फिंगर और टैंग वहाँ पर मौजूद नहीं होते। अब खुद को वहाँ अकेला पाके लू मिंगफाई डर जाता है, मगर तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आता है और लू मिंगफाई को अपने साथ चलने को कहता है। वो उसे एक गन और स्पेशल बुलेट देता है, जिससे ड्रैगन किंग को मारा जा सकता था, और ये काम सिर्फ लू मिंगफाई ही कर सकता था, क्योंकि उसके पास ड्रैगन ब्लड लाइन थी। अब प्रोफेसर लू मिंगफाई को अपने प्लान के बारे में बताता है कि वो किस तरह ड्रैगन पे अटैक करके उसे जख्मी करेगा, और तभी लू मिंगफाई को गन से उसे शूट कर देना होगा। अब दूसरी तरफ ड्रैगन किंग, जो कि एक टॉवर पर बैठा था, उस पर फेक रबर बुलेट से मुसलसल अटैक किया जा रहा था, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पूरी तरह से डेवलप होकर एक ड्रैगन बन जाता है। तभी उसकी नजर टैंग पे पड़ती है, जिस पर वो उसे भाई बुलाता है। दरअसल वो सारे टाइम में टैंग को ही ढूंढ रहा था, न कि लू मिंगफाई को। तभी प्रिंसिपल अपनी टेक्निक जीरो को यूज करता है और हर चीज को स्लो कर देता है, और इसी दौरान वो ड्रैगन के जिस्म पर एक कट लगाता है और लू मिंगफाई को फौरन से शूट करने को कहता है। ये सब देख के लू मिंगफाई अपने भाई लू मिंगजाई की मदद से अपनी गन से शूट करता है, और वो बुलेट सीधा जाके ड्रैगन की बॉडी में उसी कट में लगती है जो कि प्रिंसिपल ने लगाया था, जिससे ड्रैगन जमीन पे गिर जाता है। तभी प्रिंसिपल सबको कहता है कि अब फेक बुलेट्स के बजाय असली बुलेट्स को यूज किया जाए, ताकि ड्रैगन को मारा जा सके। अब ये सारी गोलियां ड्रैगन किंग को लगती हैं, क्योंकि वो अपने भाई टैंग के आगे अपने पैरों को फैला के खड़ा हो गया था, ताकि उसके भाई टैंग को कोई भी नुकसान न हो। वो मरते हुए भी टैंग को भाई पुकार रहा था, जबकि दूसरी तरफ टैंग बिल्कुल नहीं जानता था कि वो ये सब क्या कह रहा है। ये सब देख के टैंग दूसरी तरफ भागने लगता है और भागते भागते एक जंगल में पहुंच जाता है, और इस सारे टाइम में उसकी याददाश्त वापस आने लगती है और उसे एहसास होता है कि वो एक ड्रैगन किंग है और उसका नाम नॉर्टन है, और कॉन्स्टेंटीन उसका छोटा भाई था। अब वो अपने भाई का बदला लेने के लिए समुंदर में मौजूद अपने पैलेस में वापस जाता है और वहाँ पर अपनी ताकत को बढ़ाने लगता है और अपने ड्रैगन सर्वेंट को भी जगा देता है, ताकि वो उसकी हिफाजत कर सके। अब दूसरी तरफ प्रिंसिपल वॉच टावर में अपने दोस्त के साथ बैठा होता है
और उसे बताता है कि हम ड्रैगन्स को इसीलिए मुकम्मल तौर पे नहीं मार पाते क्योंकि वो अपने मरने से पहले और ड्रैगन्स को पैदा कर जाते हैं और मैं एक अच्छे वक्त का इंतजार कर रहा था जब सब ड्रैगन्स को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए और अब वो वक्त आ चुका है कि हम ड्रैगन किंग नॉर्टन को मार दें क्योंकि उसकी याददाश्त अभी अभी वापस आई है और उसे अपनी ताकत बढ़ाने में अभी टाइम लगेगा। यहाँ से प्रिंसिपल एक प्लान बनाता है कि वो अपनी टीम के साथ नॉर्टन के महल पे हमला करेंगे। अब इस टीम में नैनो, लू मिंगफाई, सीजर और जीरो शामिल होते हैं। अब शुरू में तो लू मिंगफाई इस मिशन में शामिल होने से इनकार करता है, लेकिन नैनो और बाकी मेंबर्स उसे हौसला देते हैं तो वो इस मिशन को ज्वाइन कर ही लेता है और इस तरह उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। अब ट्रेनिंग में वो सब बहुत मेहनत करते हैं और जब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो वो सभी एक जहाज पर ड्रैगन किंग के महल की तरफ रवाना होते हैं। वहाँ पर नैनो और लू मिंगफाई को समुद्र में मौजूद ड्रैगन किंग के महल में भेजा जाता है ताकि वहाँ जाके देखा जा सके कि क्या ड्रैगन किंग वापस अपने महल में आ चुका है और क्या वो अपनी पावर बढ़ा रहा है। अब वो दोनों ड्रैगन किंग के पैलेस में पहुँच जाते हैं और वहाँ पर नैनो को पता चलता है कि दरअसल यही वो जगह है जहाँ पर ड्रैगन किंग नॉर्टन अपने भाई कॉन्स्टेंटीन के साथ रहता था। अब वो दोनों जैसे ही वापस जाने लगते हैं तो पूरा शहर तबाह होने लगता है जिससे वो रास्ता भूल जाते हैं। अब रास्ते में उन्हें एक डेड बॉडी नजर आती है जो कि किसी और की नहीं बल्कि उसी मेंबर की थी जिसको ड्रैगन सर्वेंट ने पिछले मिशन में मार दिया था। उस डेड बॉडी के हाथ में एक बुक होती है जो कि नैनो अपने पास रख लेती है, मगर उसी दौरान लू मिंगफाई का स्विमिंग सूट टूट जाता है जिस पर नैनो उसे अपना स्विमिंग सूट दे देती है और कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अपनी सांस पानी में आसानी से रोक सकती हूँ और अगर मुझे जरूरत हुई तो मैं तुमसे ऑक्सीजन ले लूंगी। और वो सारा रास्ता इसी तरह तय करते हैं। और दूसरी तरफ जहाज पर ड्रैगन सर्वेंट अटैक कर देता है और जहाज का एक इंजन खराब कर देता है। अब ये सब देख के सीजर जहाज का सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है, मगर ड्रैगन सर्वेंट बाज नहीं आता और दोबारा जहाज पे अटैक करता है और उन्हें एक पहाड़ की तरफ ले जाता है जहाँ पर ड्रैगन किंग नॉर्टन उनका वेट कर रहा था। अब ड्रैगन किंग नॉर्टन अपनी और ड्रैगन सर्वेंट की पावर्स को मिला के सीजर के जहाज पे अटैक करता है जिसमें सीजर एक प्लान बनाता है कि वो खुद अब ड्रैगन किंग नॉर्टन से मुकाबला करेगा। तभी वहाँ पर ज़ेहैंग भी आ जाता है। अब सीजर ज़ेहैंग को बताता है कि मैं ड्रैगन किंग नॉर्टन का ध्यान अपनी तरफ लगाऊंगा और तभी तुम उस पर अपनी फायर एंड फ्लेम एबिलिटी से अटैक कर देना, जिसपे ज़ेहैंग ऐसा ही करता है तो वहाँ पर एक शदीद धमाका होता है जिससे सीजर के अलावा वहाँ मौजूद सभी लोग कुछ वक्त के लिए अंधे हो जाते हैं क्योंकि सीजर ने अपने आप को बचाने के लिए अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी। इसी दौरान प्लान के मुताबिक जीरो एक मिसाइल लॉन्च करती है जो कि सीधा ड्रैगन किंग नॉर्टन की बॉडी में जाके लगता है और ड्रैगन किंग नॉर्टन पानी में डूब जाता है। अब दूसरी तरफ नैनो और लू मिंगफाई को लेने के लिए एक बॉक्स समुद्र के अंदर भेजा जाता है, मगर तभी नैनो लू मिंगफाई को उस बॉक्स के अंदर धक्का दे देती है और दरवाजा बंद कर देती है। लू मिंगफाई ये देखने के लिए पीछे मुड़ता है कि आखिर नैनो कर क्या रही है, मगर इसी दौरान ड्रैगन सर्वेंट की डूबती हुई बॉडी का स्ट्रिंगर नैनो की बॉडी में घुस जाता है। ये देख के लू मिंगफाई रोने लगता है, मगर तभी लू मिंगफाई को दोबारा डे ड्रीम आता है जहाँ पर लू मिंगजाई उसे हेल्प ऑफर करता है और कहता है कि अगर तुम किंग नॉर्टन को मारना चाहते हो और नैनो को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। जिस पर लू मिंगफाई उससे पूछता है कि कैसा कॉन्ट्रैक्ट, तो वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारी 4 विशेस पूरी करूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे अपनी जान देनी होगी। इन 4 विशेस के पूरा होने के बाद या तब जब कभी तुम अकेला महसूस करोगे दुनिया में। ये सब सुन के लू मिंगफाई को बहुत अजीब लगता है कि हमेशा उसे दूसरों की मदद लेने की जरूरत क्यों पड़ती है और वो खुद से कोई भी चीज क्यों नहीं कर पाता, लेकिन वो मान जाता है। जिस पर लू मिंगजाई उसकी पावर्स को बढ़ा देता है। उसे कहता है कि अब तुम किंग नॉर्टन को मार सकते हो और नैनो को भी बचा सकते हो। दरअसल किंग नॉर्टन सिर्फ डूबा था, मरा नहीं था। वो उसे मजीद बताता है कि ये बुक जो तुम्हारे पास है उसमें 7 हथियार हैं जो कि नॉर्टन ने इंसानों को मारने के लिए बनाए थे, लेकिन तुम इन्हीं हथियारों को इस्तेमाल करके नॉर्टन को ही मार सकते हो। इसके साथ ही लू मिंगफाई को होश आ जाता है और वो उस बॉक्स से बाहर आके उन एबिलिटीज को यूज करता है जो लू मिंगजाई ने उसे दी थी और नैनो को बचा लेता है और उसे वापस जहाज में भेज देता है और खुद नॉर्टन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ नॉर्टन भी उसे मारने के लिए तैयार बैठा था। अब लू मिंगफाई नॉर्टन की एबिलिटीज को सील कर देता है और दूसरी तरफ उस बुक में मौजूद 7 वेपन्स यानी हथियारों को इस्तेमाल करने लगता है, जिससे नॉर्टन परेशान होकर छुप जाता है क्योंकि वो लू मिंगफाई का सामना नहीं कर पा रहा था। तभी लू मिंगफाई अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके ये पता लगा लेता है कि वो कहाँ पर छुपा है और वो जैसे ही उस पर अटैक करने के लिए बाहर आता है तो लू मिंगफाई उसके अटैक को आसानी से डॉज कर देता है, लेकिन वो जैसे ही उसे देखता है तो उसे अपना दोस्त
टैंग याद आ जाता है और इस बात का फायदा उठाते हुए नॉर्टन उसका गला दबाने लगता है। लेकिन तभी लू मिंगजाई लू मिंगफाई की बॉडी पे कब्जा करके नॉर्टन को उन 7 वेपन्स यानी हथियारों में से एक हथियार से मार देता है। लेकिन इस बार भी नॉर्टन अभी पूरी तरह से नहीं मरा था। अब दूसरी तरफ जहाज पर नैनो को ट्रीटमेंट दिया जा रहा होता है। तभी जीरो लू मिंगफाई को पानी पर तैरता हुआ देखती है और उसे जाके बचाती है और जहाज पे ले आती है। तभी नॉर्टन वापस आ जाता है और जहाज पे अटैक करने ही लगता है जब माए उसे प्रिंसिपल के दिए हुए बुलेट से फाइनल शूट करके बिलाखिर मार ही देती है। और इस तरह नॉर्टन का चैप्टर क्लोज हो जाता है। अब सब कुछ ठीक हो जाने के बाद प्रिंसिपल लू मिंगफाई को बुलाता है और उसे बताता है कि टैंग दरअसल कौन था और किस तरह ड्रैगन किंग ने अपने मरने से पहले एक और ड्रैगन को पैदा कर दिया था और इसीलिए ड्रैगन्स को हम कभी भी नहीं खत्म कर पाते। और टैंग दरअसल नॉर्टन की ही रिवाइवल बॉडी थी। जब उसने देखा कि उसका भाई कॉन्स्टेंटीन मर रहा है तो उसकी याददाश्त वापस आने लगी और वो नॉर्टन बन गया। लू मिंगफाई ये सब सुनता है मगर उसे फिर भी अपने एक ही दोस्त के खो जाने का बहुत ज्यादा दुख था, जिस पे प्रिंसिपल उसे तसल्ली देता है और कहता है कि तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर तुमने करोड़ों नहीं तो लाखों लोगों की जान तो बचाई ही है। और हाँ, एक और बात, तुम्हें ये सब राज ही रखना होगा कि नॉर्टन मर चुका है। प्रिंसिपल उसे कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, जिस पर लू मिंगफाई लू मिंगजाई के साथ हुए अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचता है और प्रिंसिपल से कहता है कि अगर आप मुझसे मजीद सवालात नहीं करेंगे तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा। इसके बाद प्रिंसिपल उससे खत देता है और कहता है कि ये हमें एक अननोन एड्रेस से रिसीव हुआ है। लू मिंगफाई जैसे ही खत को खोलता है तो उसे पता चलता है कि ये उसकी मदर ने उसे भेजा है और उसमें लिखा होता है कि वो अपने बेटे को मिस कर रही हैं और उन्हें बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है और एक दिन जब लू मिंगफाई अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेगा तो वो उससे मिलने जरूर आएंगे। ये सब पढ़ के लू मिंगफाई रोने लग जाता है और वहाँ से चला जाता है। अपने कमरे में वापस आकर वो फिंगर को बहुत डांटता है क्योंकि उसकी गैर मौजूदगी में फिंगर ने उसके बारे में बहुत अजीब अजीब खबरें पोस्ट की थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दरअसल वहाँ पर सीजर चीनी लेने के लिए आया था, जिस पर फिंगर लू मिंगफाई को बताता है कि सीजर, जेहैंग और नैनो हॉस्टल में ही शिफ्ट हो गए हैं। तभी नैनो लू मिंगफाई के पास आती है और उसे एक चॉकलेट देती है और उसे बताती है कि अगर तुमने और खानी है तो तुम कमरे में आ जाओ। ये सब सुन के लू मिंगफाई तो नहीं मगर फिंगर चॉकलेट खाने के लिए भाग जाता है। अब पीछे नैनो लू मिंगफाई को डिनर पे इनवाइट करती है मगर लू मिंगफाई इनकार कर देता है। अब ये सुन के नैनो वहाँ से चली जाती है मगर तभी लू मिंगफाई को एक पैकेज रिसीव होता है। वो जैसे ही पैकेज को खोलता है तो उसके अंदर एक मोबाइल फोन होता है, जिसको देख के उसे लगता है कि उसने पहले भी उसे कहीं देखा हुआ है। वो मोबाइल को ऑन करता है और तभी उसे एक मैसेज रिसीव होता है, जिससे ये पता चलता है कि ये स्मार्टफोन लू मिंगजाई ने भेजा है और वो अपने और लू मिंगफाई के दरमियान हुए कॉन्ट्रैक्ट को कंफर्म कर रहा है क्योंकि उसने लू मिंगफाई की एक विश पूरी कर दी थी और इस तरह उसने लू मिंगफाई की 1/4 लाइफ की कीमत चुका दी थी। वो लू मिंगफाई से कहता है कि अगर उसे कभी कोई और विश पूरी करवानी हुई तो वो इस मोबाइल के जरिए उसे मैसेज कर सकता है, जिस पर लू मिंगफाई सोचता है कि उसे मजीद विशेष नहीं करनी चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी जी सके और एंजॉय कर सके। ड्रैगन राजा के सीजन 2 के स्टार्ट में हमें स्वैन ऑपरेशन दिखाया जाता है, जिसमें एक पूरे आइलैंड पे सोल्जर्स अटैक कर रहे थे। नीचे एक लड़की रनाटा एक लड़के जीरो को उठा के भाग रही थी जो कि शायद एजेंट था। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, हम बस पहुंचने ही वाले हैं, तुम हिम्मत रखो। जीरो बोलता है कि आज तुम्हारी बर्थडे है। अभी वो ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी एक अटैक होता है और रनाटा जमीन पे गिर जाती है। उसे अपने सामने मशीन गन दिखाई देती है। वो कहती है कि वो जीरो को वहां पे मरने नहीं देगी, लेकिन जैसे ही वो मशीन गन को चलाने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि वो तो जैम है और चल ही नहीं सकती। हेलीकॉप्टर्स में बैठे सोल्जर्स को ऑर्डर मिलता है कि कोई भी उस आइलैंड पे जिंदा नहीं बचना चाहिए। असल में उस आइलैंड पे एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था और उसी एक्सपेरिमेंट के नतीजे में हाइब्रिड इंसानों को बनाया गया था, जिनकी हाफ ब्लड लाइन ड्रैगन्स की थी और हाफ ह्यूमंस की। इसका मतलब था कि वो हाइब्रिड इंसान नॉर्मल इंसानों से काफी ज्यादा शक्तिशाली थे। इसके बाद एक और अटैक होने से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और रनाटा इंजर्ड हो जाती है। उसे ब्लीडिंग होने लगती है और बहुत ज्यादा तबाही भी होती है। अब वो लड़का जीरो खड़ा होता है, उसके फेस पे पट्टी बंधी हुई थी। वो ये भी कहता है कि तो क्या यही वो जगह है जहाँ तुम्हारी मौत होगी रनाटा? सोल्जर्स ऑफिसर्स को बताते हैं कि उन्होंने उस जगह को ऑलमोस्ट तबाह कर दिया है। उनके सीनियर्स उन्हें ऑर्डर करते हैं कि याद रखो, इस जगह से
एक पार्टिकल भी बाहर नहीं जाना चाहिए। सबको खत्म कर दो। सबको यही पता चलना चाहिए कि कोई जिंदा नहीं बचा। अब तभी सोल्जर्स की नजर रनाटा और जीरो पे पड़ती है। वो अपने सीनियर से पूछता है कि इनका क्या करना है। तो सीनियर कहता है कि तुम्हें सबको ठिकाने लगाने को बोला है, वैसा ही करो। जीरो रनाटा के पास जाता है और कहता है कि अभी तुम्हें मैंने तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया, तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। चलो दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहा था तो हमें पता चलता है कि वो कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वो खुद को किंग कह के बुलाता है। अब ये कहते ही कुछ अजीब होने लगता है। एक रोशनी उसकी बॉडी में से निकलती है जैसे उसके अंदर कुछ एक्टिवेट हो रहा हो। अब जीरो रनाटा को किस करता है और कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये सब देखकर पायलट्स हैरान होते हैं और सीनियर्स को भी बताते हैं कि कुछ अजीब हो रहा है। वो अपने सीनियर को ये भी बताते हैं कि यहाँ मौजूद एक शख्स की बॉडी से गोल्डन लाइट निकल रही है। अब क्या करें? सीनियर कहता है कि वो डीमन है, उसे फौरन मार दो किसी भी कोस्ट पे। ये सुनते ही सोल्जर्स फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो किंग अपनी मिस्टीरियस पावर की हेल्प से मशीन गन की बुलेट्स को कंट्रोल करता है और वो ही गोलियां वापस उनके प्लेन्स में घुसा देता है। वो सभी तबाह हो जाते हैं। हर तरफ धुआं फैल जाता है, लेकिन उस धुएं में से उन्हें वो किंग हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है। वो कहता है कि वाकई तुम्हें लगता है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो। मैं आज सबको बताऊंगा कि किंग किसे कहते हैं। ये कह के वो अचानक अपनी असल ताकत में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। रनाटा भी ये सभी कुछ देखकर हैरान होती है और सोचती है कि ये सब क्या हो रहा है। अब पायलट्स अपने सीनियर्स को चिल्ला चिल्ला के बताते हैं कि सर, यहाँ कोई बच्चा है जो बगैर परों के उड़ रहा है और वो बहुत पावरफुल है। सीनियर दोबारा से कहते हैं कि उसे मार डालो। ये सुन के किंग को और ज्यादा गुस्सा आता है। वो चीखते हुए कहता है कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मुझे मारने की कोशिश करो। अब तभी एक ड्रैगन वहां आता है और सभी हेलीकॉप्टर्स को तबाह कर देता है। इधर ये सभी कुछ दूर बैठे कैसल कॉलेज के प्रिंसिपल देख रहे होते हैं। असल में वो ये सभी कुछ एक मशीन जैसे दिखने वाले ड्रोन की हेल्प से देख रहे थे, जो अपने साथियों से कहते हैं कि अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये पूरा एरिया कैसूडियस ऑर्गेनाइजेशन का है। वो जीरो और रनाटा को वहां से भागते हुए देख पा रहे थे और कैसूडियस ऑर्गेनाइजेशन के सोल्जर्स आस पास ही छुपे होते थे, जो अपने मिशन के बाद वहां हमेशा एक साइन छोड़ जाते थे। इसके बाद वो सब्जेक्ट जीरो की बात करते हैं कि शायद उसकी पावर एक ड्रैगन किंग के बराबर हो। प्रिंसिपल ऑर्डर करता है कि फौरन एग्जीक्यूशन ब्यूरो से कांटेक्ट किया जाए और सभी एस रैंक एजेंट्स को बुलाया जाए। ये मिशन बहुत स्पेशल था। सीन चेंज होता है। हमें लू मिंगफाई के पेरेंट्स दिखाई देते हैं जो उस वक्त एक बड़े मिशन की तैयारी कर रहे थे। लू मिंगफाई के फादर लू मिंगफाई की मॉम से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हमें पता चलता है कि अभी लू मिंगफाई पैदा नहीं हुआ, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि मेरे बगैर तुम सब्जेक्ट जीरो को नहीं पकड़ सकते। चांसेस हैं कि वो एक ड्रैगन किंग हो। और अब उन सभी को एक लोकेशन पे पहुंचने के ऑर्डर्स मिलते हैं। सभी एजेंट्स उन ऑर्डर्स को मानते हुए उस जगह पे पहुंच रहे थे, लेकिन ये सभी कुछ किंग को भी पता चल गया था। रनाटा पूछती है कि हमें क्या करना चाहिए। जीरो उसे बताता है कि हम एक जगह जा रहे हैं जो साउथ में है, एक ऐसा एरिया जहाँ 4 मौसम अलग अलग रंग दिखाते हैं। 3 मौसमों में वहाँ हमेशा फूल खिले रहते हैं। खुशबू, रंग और ठंडी धूप का ऐसा कॉम्बिनेशन कि जिंदगी वहाँ हंस उठती हो। मुझे वो जगह देखनी है और अपनी लॉस्ट पावर को भी हासिल करना है, क्योंकि वो लोग भी एक्टिव हो चुके हैं। यहाँ हमें 2 लोग दिखाए जाते हैं जो शायद बाद में पता चलेगा कि वो कौन थे। ये सुन के रनाटा के दिल में ख्याल आता है कि वो भी जीरो के साथ रहेगी। जीरो उसे देख के कहता है कि बिल्कुल, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। अब दोनों चलते चलते रेलवे ट्रैक पे पहुंचते हैं, जहां कुछ पुरानी ट्रेन उन्हें दिखाई देती हैं। उन्हें एक पुरानी ट्रेन मिलती है। रनाटा कहती है कि ये तो बिल्कुल बंद है। किंग मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहता है कि अगर ये बंद है तो क्या हुआ, मैं किंग जीरो हूँ, मैं अपनी पावर से इसे ऑन कर सकता हूँ। और वो ऐसा ही करता है। ट्रेन चल पड़ती है। जीरो कहता है कि तुम जानती हो कि हम पर नजर रखी जा रही है। कुछ लोग हमारे पीछे लगे हैं, लेकिन वो हमारे असल एनिमीज नहीं हैं। वो तो उन डॉल्स की तरह हैं जो अपने सीनियर्स की उंगलियों पे नाच रहे हैं। ये कहते ही किंग ट्रेन की रूफ टॉप पे चला जाता है। तब हम देखते हैं कि हवा में बहुत सारे फाइटर जेट्स उनका पीछा कर रहे होते हैं। सोल्जर बताता है कि टारगेट दिखाई दे गया है, लेकिन वो सभी कैसल कॉलेज शिंगुआ की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें उन्हें रोकना होगा। अब ये सब जानते ही किंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उन सभी को मार देना चाहता था। अब अचानक मौसम बदल जाता है। वहाँ तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं और आसमान से लाइटिंग भी होने लगती है। जीरो फायर स्पेल का यूज करता है और सभी फाइटर जेट्स को आग लगा देता है। फिर वो आइस मैजिक का यूज करता है और सभी कुछ हवा में बिखर जाता है। लेकिन ये सब करते हुए हमें पता चलता है कि जीरो की पावर कम हो रही है, क्योंकि उसके हाथ की स्किन उतर गई थी और वो खुद से वापस नहीं आई थी। अब वो वापस ट्रेन में आता है तो रनाटा उसका हाथ देखती है, जिसपे जीरो अभी अपना हाथ देखता है और फिर अपनी पावर की मदद से उसे वापस सही कर लेता है। ये देखकर रनाटा धीरे से उसका हाथ अपने गाल से लगाती है।
किंग कहता है कि फिक्र न करो, ये तो कुछ भी नहीं। इधर वो एजेंट्स वेट कर रहे थे कि कब जीरो की ट्रेन यहाँ से गुजरे और वो उसे खत्म करें। हमें पता चलता है कि ट्रेन वहाँ जल्द ही पहुँचने वाली थी, लेकिन अभी तक बहुत सारे एजेंट्स भी वहाँ नहीं पहुंचे थे। प्रिंसिपल उन्हें तसल्ली देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, सब आ जाएंगे, ये कोई ऑर्डिनरी मिशन नहीं, ये एस रैंक मिशन है। यहाँ एक ड्रैगन किंग हमारे सामने आने वाला है, हमें प्रिपेयर रहना होगा। सभी को बताया जाता है कि उस ट्रेन में एक ड्रैगन किंग है। उन्हें पता चलता है कि वो 4 ड्रैगन किंग्स में से एक है, लेकिन ये नहीं पता था कि कौन से वाला। एक बात तो सबको पता थी कि वो उनका सबसे बड़ा एनिमी था। वो ये भी जानते थे कि शायद उनमें से कोई जिंदा भी ना बच पाए, लेकिन उन्हें हर हाल में इस मिशन को कंप्लीट करने का ऑर्डर दिया जाता है। अब इतने में ट्रेन उस जगह पहुंच जाती है जहां वो सभी लोग छुपे हुए थे। तभी ट्रेन के शीशे टूटते हैं और ऐसा लगता है जैसे बाहर कोई एक्सप्लोजन हुआ हो, लेकिन सभी एजेंट्स अंदर कूद पड़ते हैं। रेनाटा डर जाती है। किंग उसे उसकी आंखें बंद करने को बोलता है और कहता है कि एक साथ 172 हाइब्रिड्स, तुम लोग समझते हो कि मुझे रोक सकते हो? तुम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब वो रेनाटा की तरफ देखता है और कहता है कि मैं जल्दी ही आता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ऊपर सभी एजेंट्स एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं कि शायद ये असल ड्रैगन किंग नहीं है। ये बात जीरो भी सुन लेता है और इससे उसे गुस्सा आता है। वो सिर्फ अपने हाथ के इशारे से ही रूफ टॉप पे मौजूद सभी एजेंट्स को मार डालता है। हर तरफ ब्लड ही ब्लड उड़ने लगता है और उसमें से कुछ ब्लड तो रेनाटा के फेस पे भी गिरता है। वो समझ आती है कि जीरो ने अभी क्या किया। अब कुछ और एजेंट्स आगे बढ़ते हैं तो जीरो उनकी नीज पे उन्हें आने को ऑर्डर करता है। उनकी बॉडी जीरो की बात फौरन मानती है और ऐसा ही होता है क्योंकि उन हाइब्रिड्स की हाफ ब्लड लाइन ड्रैगन्स की थी। यही वजह थी कि जीरो ने जो भी ऑर्डर कर रहा था वो उन्हें मानना पड़ रहा था। अब उठने की कोशिश करते हैं मगर जीरो के एक बार फिर से गुस्सा आता है और कहता है कि जब तक ये ड्रैगन ब्लड तुम्हारी वेन्स में मौजूद है तुम्हें मुझे ओबे करना ही होगा। जीरो बोलता है मर जाओ और ऐसा ही होता है। उनकी बॉडीज के टुकड़े हवा में इधर उधर उड़ जाते हैं और हर तरफ ब्लड ही ब्लड फैल जाता है। रेनाटा थोड़ा डरती है मगर वो जानती थी कि ये सभी को जीरो उनकी सेफ्टी के लिए कर रहा है। वो आगे बढ़ के जीरो के ड्रेस को देखती है जो खून के स्टेन से भरा पड़ा था। उसे कहती है कि तुम्हारे क्लोथ्स बहुत गंदे हो गए हैं, आओ मैं तुम्हें साफ कर दूं। तो जीरो कहता है कि अभी तो ये पार्टी शुरू हुई है, अभी मेरे क्लोथ्स और ज्यादा गंदे होंगे। वो आगे बढ़ता है और फिर एक एक करके सबको मारता ही चला जाता है। हर तरफ ब्लड ही ब्लड दिखाई दे रहा था। हर तरफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स बिखरे पड़े थे। जीरो रेनाटा से कहता है कि मैं ज्यादा देर तक अपनी पावर को यूज नहीं कर सकता क्योंकि मेरी पावर मेरी ही बॉडी को तबाह कर रही है। उसका एक हाथ दोबारा से स्केलेटन में बदल गया था और रेनाटा की आंखों में वो देखता है कि उसका एक हाथ दोबारा से स्केलेटन में बदल गया था। वो एक बार फिर से उसकी आंखों में देखता है और कहता है कि तुम मेरा गिफ्ट जरूर देखना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। रेनाटा उससे प्रॉमिस करती है कि वो ऐसा ही करेगी क्योंकि वो जानती थी कि आगे जो कुछ होने वाला है वो बहुत रिस्की और डेंजरस होगा। अब ये सभी बातें प्रिंसिपल भी सुन रहा था और देख भी रहा था। वो लू मिंगफाई के पेरेंट्स को ऑर्डर करता है कि तुम लोग वहां जल्दी पहुंचो और जीरो को शिंगवा पहुंचने से रोको। वो दोनों प्रिंसिपल का ऑर्डर मानते हुए ऐसा ही करते हैं और जीरो के पास पहुंच जाते हैं। उन दोनों को इस तरह देख के जीरो उनका मजाक उड़ाने लगता है क्योंकि वो जानता था कि लू मिंगफाई की मदर लू मिंगफाई के साथ प्रेग्नेंट है। जीरो जान चुका था कि वो दोनों उसे सिर्फ रोकने के लिए नहीं बल्कि उसका टाइम वेस्ट करने के लिए आए हैं ताकि वो अपनी डेस्टिनेशन पे ना पहुंच सके और इस तरह काफी सारा टाइम डिले हो जाए। जीरो कहता है कि मुझे मेरी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं, जिसके जवाब में लू मिंगफाई का फादर बोलता है कि 2 मिनट भी बहुत ज्यादा है, तुम्हारा काम तो मैं इससे कम टाइम में खत्म कर डालूंगा। अब ये सब देखकर जीरो अपनी शेल को एक्टिवेट कर लेता है तो दूसरी तरफ लू मिंगफाई का फादर अपनी यांगलिंग को एक्टिवेट करता है क्योंकि वो किसी भी कीमत पर जीरो को कामयाब नहीं होने देने वाला था। ये सभी कुछ देखते हुए लू मिंगफाई की मदर भी अपनी पावर को एक्टिवेट करती है। वो दोनों जान गए थे कि जीरो के साथ खड़ी लड़की रेनाटा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे बचाने की खातिर जीरो कुछ भी करेगा। जीरो जब ये सभी कुछ देखता है तो वो रेनाटा से बोलता है कि टाइम आ गया है, तुम अपने गिफ्ट को ओपन करो जिसे देख के तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। अब यहाँ वो अपनी यांगलिंग को एक्टिवेट कर देती है। हमें पता चलता है कि यही उसका गिफ्ट था जिसे एक्टिवेट करने के बाद रेनाटा लू मिंगफाई की मदर का अटैक उसी की तरफ वापस रिवर्स कर देती है। ये देखते हुए लू मिंगफाई का फादर परेशान हो जाता है और लू मिंगफाई और उसकी मॉम को बचाने के लिए आगे आ जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस सब में उसकी वाइफ और होने वाले बच्चे को किसी भी किस्म का कोई हार्म पहुंचे। लेकिन इससे पहले कि कोई ट्रेजेडी होती प्रोफेसर वहां पहुंच जाता है। जीरो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तो तुम आ गए, मैं सोच रहा था ये सभी कुछ तुमने सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम अपने कुछ एजेंट्स को मेरे हाथों मरवा सको, लेकिन लगता है तुम सबको मुझे रोकने का बहुत शौक है। प्रिंसिपल आगे बढ़ता है। जीरो कहता है कि तुम्हारा ये लगाया सर्कस तो खत्म हो गया, तुम्हारे सभी एजेंट्स मारे गए और आखिरकार अब तुम खुद भी आ गए। प्रिंसिपल ने वहां आते
ही जीरो डायल एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी मदद से लू मिंगफाई के पेरेंट्स को बचाने में वो कामयाब हो गया था। अब सिर्फ जीरो और प्रिंसिपल ही एक दूसरे से बात कर सकते थे, बाकी सभी कुछ जैम हो चुका था। जीरो बताता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझे कैसल कॉलेज के पास नहीं जाने देने वाले, लेकिन अब वहाँ पहुँचने में तो बस थोड़ा ही टाइम रह गया है। तुमने यहाँ आके बस अपना टाइम वेस्ट किया, तो मुझे कभी भी नहीं रोक सकते। जीरो ये भी कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने ये सभी कुछ क्यों किया, ताकि तुम मेरी बॉडी की पावर को कम कर सको, और तुम ये भी जानते हो कि मेरी ये बॉडी ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगी। मानना पड़ेगा, तुम्हारी प्लानिंग तो बहुत अच्छी थी, लेकिन आज रनाटा का बर्थडे है, उसका बर्थडे स्पॉइल नहीं करना चाहता। अगर तुम मेरे साथ एक डील कर लो तो तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए। प्रोफेसर कहता है कि मैं एक ड्रैगन किंग की बात पे कैसे यकीन कर सकता हूँ, जिसके जवाब में जीरो कहता है कि ड्रैगन किंग हमेशा अपने प्रॉमिस को वैल्यू करता है। फिर वो एक स्पेस पोर्टल ओपन करता है और उसके अंदर से ब्रीफ केस टाइप कुछ निकालता है। वो उसे प्रोफेसर को देता है और कहता है कि इसकी की तुम्हें जल्द मिल जाएगी और तुम्हें सभी कुछ पता चल जाएगा। प्रोफेसर उससे पूछता है कि तुम क्या चाहते हो, जिस पर जीरो रनाटा की तरफ देखता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम हमेशा इसका ख्याल रखो। प्रोफेसर उससे प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा रनाटा को अपने स्पेशल स्टूडेंट्स की तरह ट्रीट करेगा और उसका ख्याल भी रखेगा। जीरो रनाटा से बोलता है कि ये मेरा सेकंड गिफ्ट है, तुम्हें जल्द ही थर्ड गिफ्ट भी मिल जाएगा। ये कहते साथ ही जीरो की बॉडी वीक होने लगती है और वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। वो कहता है कि मेरी बॉडी बहुत वीक हो रही है और अब मुझे एक लंबे रेस्ट पे जाना होगा। फिर हम देखते हैं कि वो पार्टिकल्स लू मिंगफाई की मॉम की बॉडी के अंदर चले जाते हैं। इसका मतलब था कि शायद पैदा होने वाला लू मिंगफाई असल में जीरो की री इनकारनेशन होगी, लेकिन क्लियरली तो ये सभी कुछ बाद में ही पता चलेगा जब और सारी एपिसोड्स आएंगी। ये सभी कुछ प्रोफेसर भी देख लेता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि प्रोफेसर एक स्पेशल पर्सन को अपने पास बुलाता है। वो उसे शिंगवा जाने को बोलता है। उसे बताता है कि तुम्हारी आइडेंटिटी पहले ही चेंज कर दी गई है, तुम एक ड्राइवर के तौर पे वहां जाओगे और इस ब्रीफ केस को हमेशा अपने पास सेफ रखोगे अनटिल तुम्हें दोबारा बुलाया जाए। वहां जाओ, कोई गर्लफ्रेंड ढूंढो और उसके साथ शादी करो और एक फैमिली स्टार्ट करो। तुम्हें किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उस स्पेशल पर्सन का नाम टियांग था। प्रोफेसर उससे माफी भी मांगता है, मगर वो तो बहुत कूल था। वो ब्रीफ केस को लेके वहां से चला जाता है। वो सोचता है कि प्रोफेसर की सोच से बढ़ के कुछ करूंगा। फिर हमें उसकी गर्लफ्रेंड दिखाई जाती है और बताया जाता है कि उनका एक बेबी होता है जिसका नाम वो चू जियांग रखते हैं। इधर हमें लू मिंगफाई के पेरेंट्स भी दिखाए जाते हैं और अब लू मिंगफाई भी दुनिया में आ गया था। इसका मतलब था कि हमारा प्रोटैगनिस्ट लू मिंगफाई असल में एक ड्रैगन किंग है। असल में इस सीजन के स्टार्ट में हमें ये बताया गया कि लू मिंगफाई और चू जियांग के पैदा होने से पहले क्या सिचुएशन थी और अब यहाँ से कहानी मजीद आगे बढ़ती है और हमें चू जियांग का चाइल्डहुड दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि वो एक हैप्पी फैमिली है। चू जियांग के फादर यानी तियांग उससे बहुत प्यार करते हैं। उसकी मॉम भी उससे बहुत प्यार करती है। टाइम गुजरता रहता है और चू जियांग थोड़ा और बड़ा हो जाता है। उसके मॉम एंड डैड अब भी उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब उनके अपने बीच कुछ डिफरेंसेस होने लगे थे। ये बात जियांग भी नोटिस कर लेता है। एक दिन बाहर बारिश हो रही थी। उसके फादर उसे लेने आते हैं और कहते हैं कि जल्दी जल्दी कार में बैठ जाओ क्योंकि बारिश हो रही है। तब कार में बैठने के बाद वो यहाँ अपने फादर से कहता है कि आप और मॉम के दरमियान कुछ ज्यादा ही लड़ाइयाँ होने लगी हैं, जिस पर उसके फादर उसे बताते हैं कि मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम हमेशा मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। मॉम और डैड हमेशा तुमसे प्यार करेंगे और हाँ, अपनी मॉम को रात को सोते हुए एक ग्लास वार्म मिल्क जरूर देना। जिसके जवाब में जियांग बोलता है कि एक चम्मच चीनी भी, ताकि मॉम को अच्छे से नींद आ जाए। अब यहाँ ऐसा ही करता है। हम देखते हैं कि वो अपनी मॉम को वार्म मिल्क देने जाता है, लेकिन उसकी मॉम सो चुकी थी। जियांग अपनी मॉम के बेड पर डाइवोर्स पेपर्स देख लेता है और ये सभी कुछ उसके लिए बहुत शॉकिंग था। इसका मतलब था कि उसके पेरेंट्स डाइवोर्स ले रहे थे। वो अपने फादर से इस बारे में पूछता है और तब उसके फादर कन्फेस करते हैं कि हाँ ऐसा ही है, क्योंकि तुम्हारे पापा के पास ज्यादा पैसे नहीं। जियांग अपने फादर को ये भी बताता है कि उसकी मॉम जल्द ही किसी और से शादी करने वाली है। ये सुन के उसके फादर को थोड़ा शॉक्ड जरूर होता है कि इतनी जल्दी उसकी वाइफ ने एक दूसरे आदमी को ढूंढ लिया, लेकिन फिर वो जियांग को ये कहते हुए तसल्ली देता है कि तुम्हारा फ्यूचर बदल जाएगा, तुम्हारे 2 डैड्स होंगे जो तुमसे बहुत प्यार करेंगे। इन्हीं सभी के बीच जियांग बड़ा हुआ था और इस सब ने उसकी लाइफ पे बहुत बुरा इम्पैक्ट डाला था। वो हमेशा सैड और चुप चुप रहता। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जियांग अब और बड़ा हो चुका है। वो अपने क्लासरूम में बोर्ड पे चॉक राइटिंग को मिटा रहा था। तभी वहाँ लू मिंगफाई आता है जो बताता है कि तूफान आने वाला है, तुम्हें जल्द ही यहाँ से निकलना चाहिए। जियांग अपनी मॉम को फोन करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी मॉम तो शॉपिंग पे आई हुई है। वो जियांग को उसके डैड को कॉल करने को बोलती है। ये सुन के जियांग बहुत उदास हो जाता है। वो दिल ही दिल में सोचता है कि वो तो बस अपनी मॉम को ये बताना चाहता था कि वो बिल्कुल ठीक है। जियांग अपने फादर को
मैसेज कर देता है जिसपे उसके फादर को पता चल जाता है कि जिहांग को उनकी जरूरत है। इधर लू मिंगफाई बारिश में भीगता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था। अपने मोबाइल में मौजूद वो मैसेज जिहांग डिलीट कर देता है ताकि उसके स्टेप फादर को इस बारे में कुछ भी पता न चले। अब जिहांग का फादर जब वहां पहुंचता है तो अपने बेटे को बहुत अच्छे से वेलकम करता है। वो उसे अपनी न्यू कार में बिठाता है जो उसके बॉस ने अभी 9 बिलियन येन की ली थी। वो कार ऑटोमेटिक थी और सिर्फ स्टार्ट बोलने पे स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन जिहांग को ये सभी कुछ बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लगता। वो अपने फादर की केयरलेसनेस से थक चुका था, लेकिन उसका फादर तो शायद ये सोचता था कि उसकी बातें जिहांग को खुश करती होंगी, मगर रियलिटी में ऐसा नहीं था। उसका फादर उस कार की तारीफें करने लगता है और कहता है कि क्या तुम जानते हो, ये 9 बिलियन येन की कार सिर्फ 3 लोगों की आवाज पे चलती है, एक मैं, दूसरा बॉस और गेस करो तीसरा कौन होगा। लेकिन जब उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता तो वो बताते हैं कि अरे बुद्धू, तीसरा बंदा तुम हो जिसकी आवाज पे ये कार चलेगी। अब तभी कुछ अजीब होने लगता है। पूरे सिटी की लाइट्स ऑफ होने लगती हैं और ट्रैफिक भी जैम होने लगता है। जिहांग के फादर को मैप पे एक दूसरा रूट दिखाई देता है और वो सोचते हैं कि क्यों ना उस रूट के थ्रू वहां से निकला जाए। अजीब बात ये थी कि कोई भी गाड़ी उस वक्त उस रूट पे नहीं मौजूद थी, सिर्फ जिहांग और उसके फादर ही उस रूट पे जा रहे थे। इसके बाद जिहांग के फादर गाड़ी में कोई म्यूजिक चलाते हैं जो जिहांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जिहांग के फादर उससे और सारी बातें करने लगते हैं जो जिहांग को बस चिढ़ा ही रही थी। वो चाहता था कि उसके फादर चुप करके गाड़ी को ड्राइव करें क्योंकि वो बहुत सारे ट्रॉमा से गुजर चुका था। इसके बाद उसे उसके फादर ये सलाह देते हैं कि तुम अपने स्टेप डैड के साथ बना के रखो ताकि फ्यूचर में वो तुम्हें स्पॉन्सर कर सके। ये सब सुनकर जिहांग को गुस्सा आ जाता है और अपने फादर पे चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि मैं आपकी बात नहीं सुनना चाहता। जिहांग का फादर बोलता है कि मैं एक अडल्ट हूँ और तुम अभी बच्चे हो। जिहांग कहता है कि अगर आप एक अडल्ट हैं तो फिर आपने मॉम को क्यों छोड़ा? क्या मैं भी आप ही की तरह करूँ, एक लड़की ढूंढूं और फिर उसे डाइवोर्स दे दूं, अपने स्टेप फादर से अपने फ्यूचर के लिए लड़ूं? मैं ये सब नहीं करना चाहता। ये सुनकर तियांग हैरान होता है और कहता है कि तुम्हें अपने फादर से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, मैं तुम्हारा फादर हूँ। जिहांग बोलता है कि अगर आप मेरे फादर हैं तो फिर आप मेरी पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं आए, आपको मेरी बर्थडे क्यों नहीं याद? जिसके जवाब में तियांग कहता है कि हाँ, मुझे बिल्कुल तुम्हारी बर्थडे याद है, तुम्हें मैंने पैदा किया है। जिहांग बोलता है कि पैदा करने में और साथ देने में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, आपने कभी मेरा साथ नहीं दिया, मुझे बताएं एक रियल फादर क्या होता है? जिसके जवाब में तियांग थोड़ा सा घबराने लगता है और कहता है कि वो जो तुम्हें पैदा करे। तब जिहांग डिसअपॉइंट हो जाता है और कहता है कि पैदा करने में और बड़ा करने में बहुत ज्यादा फर्क होता है, आपने मुझे सिर्फ पैदा किया और फिर मुझे छोड़ दिया। इसके जवाब में तियांग कहता है कि मैं तुम्हें बड़ा करना चाहता था। ये कह के वो दोनों ही सैड हो जाते हैं। तब अचानक उनकी विंडो पे कोई नॉक करता है। जब जिहांग बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो कोई मॉन्स्टर है, जिसे देख के वो घबरा जाता है। उसका फादर फौरन उसे आगे आने को बोलता है। तब एक नहीं बहुत सारे मॉन्स्टर्स उनकी गाड़ी के साथ हवा में उड़ने लगते हैं। जिहांग को अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था, उसकी अपनी आंखें भी चमकने लगती हैं। उसका फादर उसे बताता है कि तुम्हारी ब्लड लाइन एक्टिवेट हो रही है। जिहांग पूछता है कि इस सब का क्या मतलब, क्या हम मरने वाले हैं? तब तियांग बताता है कि मैं हमेशा सोचता था कि ये दिन शायद बाद में आएगा और मैं तुमसे दूर ही रहूं तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, ये दिन आ चुका है। रियल वर्ल्ड में तुम्हें वेलकम करता हूँ। इधर जिहांग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। उसे अपने विजन में एक ड्रैगन भी दिखाई देता है। जिहांग का फादर अब उसे अपनी इस स्वर्ड के बारे में बताता है जो एक होली स्वर्ड थी, लेकिन वो ओरिजिनल स्वर्ड की रेप्लिका यानी कॉपी थी, लेकिन इतनी पावरफुल थी जितनी की ओरिजिनल वाली। जिहांग का फादर उसे बताता है कि ये सभी मॉन्स्टर्स हैं, इसलिए ये लॉ के अंडर नहीं आते और इन्हें मारने पे हमें कोई भी कुछ नहीं कहेगा। जिहांग का फादर एक एक करके उन मॉन्स्टर्स को मारने लगता है और ये सभी कुछ देखकर जिहांग का तो दिमाग भग से उड़ गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। जिहांग का फादर उसे रिलैक्स करता है, लेकिन जिहांग पुलिस को कॉल करने लगता है, जिससे उसके फादर उसे रोकते हैं कि ये पूरा सिटी डेड एलिमेंट से बना हुआ है, यहाँ मौजूद सारी चीजें डेड एलिमेंट से बनी है, यहाँ पे तुम्हारा मोबाइल बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। वो मजीद बताता है कि ये गाड़ी ऑटोमेटिकली खुद ही चलेगी, तुम्हें बस यहाँ बैठना है और मैं इन मॉन्स्टर्स को मार के आता हूँ। ये कह के वो गाड़ी से जंप करके बाहर निकल जाता है और मॉन्स्टर्स को एक एक करके मारने लगता है। लेकिन ये सभी कुछ जिहांग की समझ से बिल्कुल बाहर था और बहुत डरावना भी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसका फादर तो बहुत आसानी से उन सभी मॉन्स्टर्स को मार रहा था, और अगर इतने सारों को मारने के बाद वो वापस गाड़ी में आ जाता है तो इसका मतलब था कि ये सभी कुछ उसके लिए बहुत आसान है। अब पीछे एक्सप्लोजन्स होने लगते हैं और बाकी बच जाने वाले मॉन्स्टर्स भी मारे जा चुके थे। गाड़ी में आने के बाद उसका फादर उसे समझाते हुए कहता है कि देखो, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, अपने स्टेप फादर पे नजर रखो और अपना फ्यूचर बनाओ। वो मजीद बताता है कि अब शायद हमें यहाँ से नॉर्मल एरिया में जाना चाहिए। टॉल बूथ के बाद तुम उतर सकते हो और वहाँ से कैब लेके जा सकते हो। जिस पर जिहांग अपने
फादर से पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। उसका फादर उसे बताता है कि मेरे पास कुछ ऐसा है जिसके पीछे ये मॉन्स्टर्स दोबारा आएंगे। तब हमें वही ब्रीफ केस दिखाई देता है जो स्टार्ट में प्रिंसिपल ने उसे दिया था। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें अपने सामने ओडिन किंग दिखाई देता है जो बहुत ह्यूज था। उसे देख के जहाँ जिहांग डर जाता है वहीं उसका फादर भी उसे ध्यान से बैठने को बोलता है क्योंकि वो अचानक ब्रेक लगाने वाला था। ब्रेक लगाने के बीच में उसे चोट भी आ जाती है। वो अपने बेटे से कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन उसका बेटा तो ओडिन किंग के इतने ह्यूज इल्यूजन को देख के बहुत ज्यादा डर गया था। तब उसका फादर उसे एक प्लान बताता है और कहता है कि हम दोनों इस ब्रीफ केस को लेके बाहर निकलेंगे। मैं तुम्हें जैसे ही कहूंगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। तुमने शायद ओडिन किंग को पहली बार देखा है और तुम इसी वजह से डर रहे हो, लेकिन डरने का कोई फायदा नहीं। मैंने भी जब इसे पहली बार देखा था तो ऐसे ही डर गया था। अब जरा उसके आसपास जाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। वो ऐसा ही करता है और ओडिन किंग से बात करने लगता है। तब वहाँ वही मॉन्स्टर्स की आर्मी भी आ जाती है जिन्हें त्यांग ने कुछ देर पहले खत्म किया था। त्यांग ओडिन किंग से कहता है कि तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें हमें यहाँ से जाने देना होगा। इसके जवाब में ओडिन किंग गुस्से से कहता है कि तुम जानते हो जो भी यहाँ आता है वो हमारा सर्वेंट बन जाता है। इसका मतलब था कि शायद उन दोनों को जिंदा तो रहने दिया जाए, लेकिन फिर उन्हें मॉन्स्टर बना दिया जाए या फिर सर्वेंट बना दिया जाएगा। जिहांग का फादर बार बार जिहांग को रेडी रहने को बोल रहा था ताकि वो जब भी उसे कहे वो भाग के गाड़ी में बैठ जाए। अपने फादर की बात मानने के लिए जिहांग बिल्कुल तैयार था। ये सब देखते हुए त्यांग समझ गया था कि वो यहाँ से सही नहीं जा सकते, इसलिए वो ब्रीफ केस को हवा में फेंकता है और ओडिन किंग अपने मॉन्स्टर्स को ऑर्डर करता है कि उस ब्रीफ केस को कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन वो ब्रीफ केस हवा में ही फट जाता है और उन्हें पता चल जाता है कि उसके अंदर कुछ भी मौजूद नहीं। इधर इसी बात का फायदा उठाते हुए त्यांग जिहांग को गाड़ी में जाने को बोलता है और जिहांग ऐसा ही करता है। गाड़ी में जाने के बाद जिहांग चिल्लाने लगता है और त्यांग को भी बुलाने लगता है, लेकिन त्यांग उसे बाहर जाने को बोलता है और कहता है कि वो उसकी पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस में जरूर आएगा। उसे मजीद कहता है कि मेरे पास सिर्फ तुम ही हो, अगर तुम जिंदा ना बचे तो मैं भी इस दुनिया में नहीं रहूंगा, लेकिन अगर तुम जिंदा बच गए तो इसका मतलब है कि मैं भी इस दुनिया में रहूंगा। तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, मैं जरूर तुमसे मिलने आऊंगा, क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी में कभी भी मैं अपनी अल्टीमेट पावर को यूज नहीं कर सकता। अगली बार जब भी बारिश होगी बेटा मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। जिहांग के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि वो त्यांग की बात माने। वो स्टार्ट चिल्लाता है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और वो वहां से निकल आता है। जिहांग अपने फादर को देखते हुए मुसलसल रो रहा था। इधर त्यांग जीरो डायल का यूज करते हुए टाइम को रोक देता है ताकि जिहांग सेफली वहां से निकल सके, लेकिन इस सब का असर ओडिन किंग पे बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि वो खुद भी ये टेक्निक जानता था। ओडिन किंग त्यांग पे बहुत डेडली अटैक करता है, लेकिन त्यांग उस अटैक में सर्वाइव कर जाता है। अब ओडिन किंग उस पर और सारे अटैक्स करने लगता है, लेकिन उन सभी अटैक्स को डॉज करते हुए ओडिन किंग के बिल्कुल पास पहुंच जाता है और जोर से चिल्लाता है। त्यांग की आवाज सुन के जिहांग भी अपने फादर को डैड कह के बुलाता है, लेकिन अब वो रियल वर्ल्ड में वापस आ गया था। वो गाड़ी को रोक के बाहर आता है और अपने डैड की तरफ भागने लगता है। वो बहुत ज्यादा रो रहा था। तभी हमें एक अननोन लड़की दिखाई देती है जो जिहांग की कार पे लैंड करती है। वो कौन थी ये तो हमें बाद में पता चलेगा। अब सीन मॉर्निंग पे शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि वहां पे पुलिस आ चुकी है जो जिहांग की 9 बिलियन येन की कार को वहां से निकाल के ले जा रही थी। जिहांग बहुत ज्यादा अपसेट था। उसे लग रहा था कि उसके फादर हमेशा के लिए उसे छोड़ के जा चुके हैं। तब वो पुलिस ऑफिसर को भी अपनी पावर दिखाता है और ये देखकर पुलिस ऑफिसर भी थोड़ा डर जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि जिहांग अब बड़ा हो गया है। इस वक्त वो कैसल कॉलेज में मौजूद था जब लू मिंगफाई वहां आता है और उसे वहां से चलने को बोलता है, जिसके जवाब में जिहांग उसे बताता है कि वो एक सॉन्ग सुन रहा है। लू मिंगफाई के पूछने पे वो बताता है कि ये सॉन्ग उसके लिए बहुत मेमोरेबल है। दरअसल ये वही सॉन्ग था जो उस रात उसके फादर ने उसके लिए चलाया था। उस सॉन्ग को सुनते हुए जिहांग खुद से बात करते हुए कहता है कि डैड आज दोबारा से बारिश हो रही है। असल में वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि लास्ट सीन में उसके फादर ने उसे कहा था कि जब भी बारिश होगी वो उसे लेने के लिए जरूर आएंगे। इसका मतलब था कि जिहांग को अब भी ऐसा लगता था कि शायद एक दिन उसके फादर उससे मिलने जरूर आएंगे। सीन चेंज होता है और हमें एक अननोन वॉइस सुनाई देती है जो बताती है कि ड्रैगन स्लेइंग कोई आसान काम नहीं। ऑर्डिनरी ह्यूमंस को लगता है कि ड्रैगन एग्जिस्ट ही नहीं करते, मगर असल में ड्रैगन्स पैरेलल यूनिवर्स में हर जगह पाए जाते हैं। इसके बाद हम लू मिंगफाई को देखते हैं जो किसी क्वेश्चनर को सॉल्व कर रहा था कि तभी उसकी आंट की आवाज सुनाई देती है।
वो उस पर चिल्लाते हुए उसे घर का सामान लाने को बोलती है, जिस पर लू मिंगफाई घबराते हुए कहता है कि हाँ मैं आपको ला देता हूँ। लेकिन फिर उसे एक मेल रिसीव होता है जिसमें उसे कैसल कॉलेज की तरफ से बर्थडे विश की गई थी। उसे याद आता है कि आज तो उसकी बर्थडे है। अब तक वो अपने मोबाइल पर चेक करता है तो उसे एक और मैसेज मिलता है जो जुहांग का था और उसने भी उसे बर्थडे विश किया था। वो ये पढ़ के हैरान होता है कि आखिर जुहांग ने WeChat नामी एक एप्लीकेशन पे उसे कब ऐड किया। जब उसे चेन वेन वेन का भी मैसेज मिलता है तो वो उसे लिटरेचर क्लब में आने को बोलती है। लू मिंगफाई सोचता है कि सभी कुछ कितना अजीब है और आखिर क्यों हो रहा है। अभी वो सब में बिजी ही था कि तभी उसकी आंट उसके कमरे में आ जाती है और कहती है कि तुम अभी तक गए नहीं, तुम्हारे अंकल ने टॉयलेट सीट भी तोड़ दी है, इसलिए तुम्हें ये सारे काम करने होंगे। उस बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो अपनी आंट की बात ना माने। उसकी आंट उसे ये भी बताती है कि हम सब बाहर जा रहे हैं और शाम को वापस आएंगे। हमारे आने तक तुम सभी चीजों को तैयार करके रखो क्योंकि आज लू मिंगजे की अब्रॉड स्टडीज की सेलिब्रेशन है। अब हमें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे ऐसा लगता है कि अर्थक्वेक आया है और वो बिल्डिंग बहुत जोर से हिलने लगती है। उसके अंदर मौजूद लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन बहुत सारे तो मारे भी जाते हैं। अब उनमें एक स्पेशल बंदा हमें दिखाया जाता है जो भागने की कोशिश करते हुए बिल्डिंग के नीचे आके मर जाता है। वो बंदा असल में कैसल कॉलेज के लिए इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा था और उसका नाम रेमंड था, लेकिन यहाँ पे वो मारा गया। अब हम कैसल कॉलेज के ऑफिस में मौजूद 3 ओल्ड मैन्स को देखते हैं जो एक दूसरे के साथ बात करते हुए ये बताते हैं कि उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन को खो दिया जो उन्हें मिलने वाली थी, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन रेमंड ला रहा था जो बिल्डिंग अर्थक्वेक में मारा गया और जिसे स्पेशली थोड़ी देर पहले दिखाया गया था। कॉलेज का AI सिस्टम जिसका नाम नोर्मा था उन्हें डिस्ट्रक्शन के बाद की सारी इन्फॉर्मेशन देता है। वो तीनों वहां खड़े खड़े ये देख पा रहे थे कि तबाह होने के बाद उस बिल्डिंग का क्या हाल हुआ। उनमें मौजूद एक मास्क मैन बताता है कि असल में वो जगह एक ट्रेन स्टेशन है और हमारे स्पेशल एजेंट्स हमें इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए वहां पे ट्रेन का ही वेट कर रहे थे कि तभी वो सारा स्टेशन तबाह हो गया और वो जगह लू मिंगफाई का होम टाउन भी है। उनमें मौजूद बाल्ड मैन ये सभी कुछ सुन के परेशान हो जाता है, जिसमें मास्क मैन कहता है कि इन्फॉर्मेशन लाने के लिए हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, इसलिए हमें 2 स्पेशल एजेंट्स को वहां भेजना होगा, यानी A रैंक लू जुहांग और S रैंक लू मिंगफाई। मास्क मैन जो जुहांग को कॉल करके सारी बात बताता है वो कहता है कि तुम्हें नॉर्मा से पहले ही सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। इस मिशन को पूरा करने में तुम लू मिंगफाई का साथ दोगे और उससे सपोर्ट करोगे क्योंकि इस मिशन को वो लीड करेगा। ये एक SS रैंक मिशन होगा। ये सुन के जुहांग भी थोड़ा अलर्ट हो जाता है क्योंकि ये बहुत बड़ा मिशन होने वाला था। उन्हें शाम 7 बजे तक सारी इन्फॉर्मेशन लाने को बोला जाता है। वो ऐसा ही करता है। वो अपनी वेकेशंस को खत्म करके फौरन लू मिंगफाई से मिलने के लिए निकलता है। इधर लू मिंगफाई चेन वेन वेन से मिलने पहुंच जाता है, लेकिन सभी लोग उसे घूर के देख रहे थे क्योंकि उसके हाथ में उसकी आंट की दी हुई वही टॉयलेट सीट थी जो टूट गई थी। सब उससे उस टॉयलेट सीट के बारे में पूछते हैं और ये भी कि क्या वो ठीक है, जिस पर लू मिंगफाई बोलता है कि सीट पे बैठना काफी कंफर्टेबल होता है और इसीलिए वो उसे यहाँ पे लाया है। ये सुन के वो सभी लोग हंसने लगते हैं। अब लू मिंगफाई उनकी बातों पे ध्यान नहीं देता और दरवाजा खोलने पे वो जुहाओ से टकरा जाता है, जिस पर उसके नाक पे चोट आती है। लू मिंगफाई उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जुहाओ उस पे चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ चैन वेन वेन आती है तो लू मिंगफाई वहाँ से जाने लगता है क्योंकि वो जुहाओ की एक्स गर्लफ्रेंड थी। अब बाथरूम में बैठा वो सोच रहा होता है कि अभी एक ही सेमेस्टर हुआ है और इन सब को झेलना कितना ज्यादा मुश्किल है। तभी उसे फिंगर का मैसेज रिसीव होता है। वो लू मिंगफाई को उसकी बर्थडे विश करता है तो ये सुन के लू मिंगफाई को बहुत खुशी होती है क्योंकि एटलीस्ट उसने उसे याद तो रखा। तभी लू मिंगफाई को किसी की बात करने की आवाज सुनाई देती है। वो बाथरूम का दरवाजा खोल के देखता है तो वहाँ पर जुहाओ और उसकी नई गर्लफ्रेंड मियाओ मियाओ मौजूद थी, जो एक दूसरे के साथ इस बात पे लड़ रहे थे कि जुहाओ ने अभी तक अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को उनके रिलेशनशिप के बारे में क्यों नहीं बताया। ये सब देखकर लू मिंगफाई तो बहुत ज्यादा पक रहा था। उन दोनों के जाने के बाद वो बाहर आ जाता है। वो चैन वेन वेन के बारे में सोचता है कि उसे ये सब देख के कितना बुरा लगेगा। जब वो अंदर आता है तो देखता है कि वो उस लड़की को अपने हाथ से पिज्जा खिलाने की कोशिश कर रहा है और ये देख के चैन वेन वेन को बहुत बुरा लग रहा है। वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं सिवाय उस लड़की चैन वेन वेन के। अब जब जुहाओ देखता है कि वहाँ सभी लोग मौजूद हैं तो वो इस मौके का फायदा उठाता है और उस लड़की मियाओ मियाओ को प्रपोज कर देता है। ये देखकर लू मिंगफाई तो बिल्कुल भी चुप नहीं रह पाता। वो चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम्हें अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के इमोशंस का ख्याल करना चाहिए, एटलीस्ट उसे बाहर तो जाने देते। इसी बात पर जुहाओ और लू मिंगफाई के दरमियान बहस होने लगती है। जुहाओ वेटर को बुलाता है और कहता है कि आज का दिन बहुत स्पेशल है। वो सबका बिल पे करेगा सिवाय इस एक लड़के के। ये अपना बिल खुद पे करेगा।
ये सुन के लू मिंगफाई को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपना स्पेशल S रैंक कार्ड निकालता है और कहता है कि वो बिल आराम से पे कर सकता है क्योंकि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। लेकिन जब वेटर उसके कार्ड को स्वाइप करता है तो उसका कार्ड इनवैलिड दिखाई देता है। 2-3 बार ऐसा करने के बावजूद वो बार बार इनवैलिड ही दिख रहा था। अब ये देखकर लू मिंगफाई थोड़ा परेशान हो जाता है और जुहाओ उसका मजाक उड़ाने लगता है। वेटर लू मिंगफाई से पूछता है कि क्या उसके पास कार्ड है, जिस पर लू मिंगफाई बताता है कि उसके पास ना ही कार्ड है और ना ही कैश। ये सुन के सब हंसने लगते हैं और कहते हैं कि आज तो ये बर्तन धोएगा। लेकिन तभी जुहांग की एंट्री होती है और वो लू मिंगफाई को साथ चलने को बोलता है। वो कहता है कि मेरे पास कैश है और मैं सारा बिल पे करूंगा। ये सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि जुहांग वहां पे कैसे आ गया और वो लू मिंगफाई को बॉस क्यों कह रहा है। जुहांग कहता है कि हमें एक मिशन के लिए निकलना है और इस मिशन को लू मिंगफाई लीड करेगा। वो उसे बॉस कहता है और कहता है कि बॉस हमारी गाड़ी बाहर आपका वेट कर रही है। ये सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। मियाओ मियाओ तो जुहांग का फेस देखकर ही हैरान रह जाती है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत और हैंडसम था। अब ये सब देखकर लू मिंगफाई तो थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन वो फिर फ्लेक्स करते हुए वहां से जाने लगता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। अब वो जुहांग को जाते हुए अपनी टॉयलेट सीट उठाने को भी बोलता है और ये देखकर तो सबकी बत्तियां ही गुल हो जाती हैं कि लू मिंगफाई जुहांग से टॉयलेट सीट उठवा के ले जा रहा था। वो दोनों बाहर आ जाते हैं, लेकिन अभी भी सभी लोग सिर्फ उन्हें ही नोटिस कर रहे थे। अब ये देख के जुहाओ को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि जुहांग ने लू मिंगफाई के लिए कार का दरवाजा भी खोल दिया था और उससे पहले के वो सभी लोग वहां से जाके उनसे कोई बात कर पाते, वो अपनी गाड़ी को वहां से भगा ले जाते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद लू मिंगफाई चू जेहांग को थैंक्स बोलता है कि आज उसने उसे बचा लिया। अब यहाँ से वो अपने रात के मिशन के बारे में बात करने लगते हैं। लू मिंगफाई को चू जेहांग बताता है कि ये एक स्पेशल मिशन होगा और इसे तुम लीड करोगे। लू मिंगफाई सोचता है कि शायद उनका कॉलेज उससे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट करने लग गया है। वो तो एक ऑर्डिनरी सा स्टूडेंट है, भला उसे ये मिशन क्यों दिया गया। अब जेहांग मजीद बताता है कि वो उनकी बातें सुन चुका है और वो उससे चैन वेनवेन के बारे में बात करना चाहता है। वो कहता है कि तुम उसे पसंद करते हो लेकिन वो तुम्हें पसंद नहीं करती। वो जुहाओ की एक्स गर्लफ्रेंड है और अब भी उसे ही पसंद करती है। जुहाओ ये तो नहीं चाहता कि कोई भी चैन वेनवेन के साथ खड़ा हो, लेकिन वो खुद भी उसे कोई भाव नहीं दे रहा और इसीलिए वो तुमसे भी बदतमीजी करता है। ये सब सुन के लू मिंगफाई बोलता है कि इस बात का क्या मतलब हुआ, जिस पर चैन वेनवेन मेरे साथ कोई बुरा बिहेव नहीं करती। मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन इस बात का इससे कोई ताल्लुक नहीं कि वो मेरे साथ कैसा बिहेव करती है। जुहांग लू मिंगफाई की हेल्प करने का डिसाइड करता है। वो लू मिंगफाई को इस साइड पे उतार के कहता है कि मैं अभी आ रहा हूँ और वो वापस चैन वेनवेन से बात करने जाता है। वो उसे बताता है कि मेरे बॉस तुमसे अस्पाजिया रेस्टोरेंट में मिलना चाहते हैं, जिस पे चैन वेनवेन भी मान जाती है। वो उसे कार्ड दे के वहाँ से चला जाता है और ये सब देख के जुहाओ तो जल भुन जाता है। इधर लू मिंगफाई दिल ही दिल में सोचता है कि चू जेहांग कितना अच्छा है जो उसे लेने के लिए वापस आया। उसे थैंक्स बोलता है, जिस पे जुहांग उसे उसकी बर्थडे विश करता है और कहता है कि क्या तुम अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते। लू मिंगफाई उसे बताता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहता और उसकी आंट उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करती, इसलिए कोई भी उसकी बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं करता। वो जेहांग से उसकी बर्थडे के बारे में पूछता है तो जेहांग बताता है कि उसकी बर्थडे तो हर साल लगभग एक ही तरीके से मनाई जाती है। अब जुहांग अस्पाजिया रेस्टोरेंट कॉल करके रिजर्वेशन करवाने की कोशिश करता है, मगर उसे पता चलता है कि वहाँ पे कोई भी टेबल नहीं मौजूद, जिस पर लू मिंगफाई उसे मना करते हुए कहता है कि ये सब करने की जरूरत नहीं। मगर जुहांग उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि ये सभी कुछ पहले से स्केजुअलाइज हो चुका है। वो फिंगर से बात करता है और कहता है कि मैं कुछ ही दिन में एक रिवॉर्ड पोस्ट करने वाला हूँ, क्या तुम उसे फर्स्ट नंबर पे पिन कर सकते हो। फिंगर उसकी बात मान जाता है और एक रिवॉर्ड पोस्ट करता है जो हर तरफ आग की तरह फैल जाता है। हर तरफ ये बात फैलने लगती है कि जुहांग ने एक फेवर पोस्ट की है, जो कोई भी उसे अस्पाजिया रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन लेकर देगा वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, अनटिल एंड अनलेस वो काम इल्लीगल हो। अब ये सभी कुछ ब्लॉन्ड बालों वाले बंदे को पता चलता है जिसका नाम सीजर था। वो फिंगर का भी बॉस था। फिंगर उसे बताता है कि हमारे क्लास फेलो लू मिंगफाई को अस्पाजिया होटल में एक टेबल की रिजर्वेशन चाहिए। ये सुनकर सीजर बोलता है कि लू मिंगफाई स्टूडेंट यूनियन का मेंबर है और अगर उसे किसी चीज की जरूरत है तो उसे मेरे पास आना चाहिए। वो अपने बंदे को एक अच्छा टेबल, शेफ और वेटर बल्कि सभी कुछ अच्छे से अरेंज करने को बोलता है और कहता है कि जब इन सभी चीजों का अरेंजमेंट हो जाए तो लू मिंगफाई को थ्रू मैसेज ये सब बता देना। अब हम देखते हैं कि लू मिंगफाई को मैसेज रिसीव होता है। उसे पता चलता है कि उसके लिए अस्पाजिया रेस्टोरेंट में एक टेबल बुक कर लिया गया है। जुहांग उसे बताता है कि हम जिस जगह जा रहे हैं वो एक ह्यूज ट्रेन स्टेशन है। दरअसल सुबह वहां पे अर्थक्वेक आया और हमें इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए वहां जाना होगा।
अब ये सब सुन के लू मिंगफाई बोलता है कि उसे घर जाके बहुत सारे काम करने हैं, टॉयलेट सीट को भी फिक्स करवाना है, क्या हम ये सभी कुछ जल्दी कर सकते हैं। ये सुन के जुहांग उसे प्रॉमिस करता है कि तुम्हारे ये सभी काम हो जाएंगे, तुम्हें इनके लिए परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब वो दोनों स्टेशन पे पहुंचते हैं। चू जिहांग बताता है कि ये ट्रेन स्टेशन 8 मैग्नीट्यूड तक का अर्थक्वेक बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन आज सुबह आने वाले अर्थक्वेक की वजह से इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए था, क्योंकि वो सिर्फ 3 मैग्नीट्यूड का था। लेकिन फिर भी ये बिल्डिंग तबाह हो गई। सीन चेंज होता है और हम एक जोकर को देखते हैं जो किसी बंदे को पैसों का भरा बैग देता है और बदले में वो बंदा उसे वो एनवेलप देता है जो उसने रेमंड से लिया था। जोकर अपनी पावर का यूज करके उस एनवेलप को खोले बगैर ही उसके अंदर के सारे डॉक्यूमेंट्स को देख लेता है। उसे पता चल गया था कि उस मिशन में कौन कौन से एजेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और उसके लिए यही काफी था। वो उस बंदे को अपना भयानक रूप भी दिखाता है और ये कहते हुए वहां से चला जाता है कि शाम 7 बजे तुमसे ये एनवेलप लेने के लिए कोई आएगा, लेकिन अगर तुमने उसे वो एनवेलप ना दिया तो रिजल्ट के जिम्मेदार फिर खुद ही होगे। ये सब देख के वो दूसरा बंदा थोड़ा घबरा जाता है और सोचने लगता है कि वो इस सब से कैसे निकलेगा, या शायद फिर वो कोई और प्लान सोच रहा होता है जिसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा। इधर इस बिल्डिंग की तबाही देख के लू मिंगफाई और चू जिहांग दोनों हैरान थे। ऐसा लगता था जैसे उस बिल्डिंग को आसमान से नीचे गिरा दिया गया हो। चू जिहांग बताता है कि कुछ ज्यादा कैजुअलिटीज ना होने की वजह ये थी कि वहां पे ज्यादा लोग नहीं मौजूद थे। फिर वो एक जगह पहुंचते हैं जहाँ पे ब्लड गिरा हुआ था। चू जिहांग बताता है कि शायद यही वो जगह है जहाँ पे रेमंड मारा गया। लू मिंगफाई पूछता है कि क्या हम सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं, जिस पर जिहांग बताता है कि नहीं, लेकिन हम कुछ और जरूर कर सकते हैं। वो एक स्पेशल कैप पहनता है और किसी को कॉल करता है। लू मिंगफाई पूछता है कि तुम किसको कॉल कर रहे हो, जिस पे जिहांग बताता है कि किसी ऐसे को जिससे तुम भी जानते हो। असल में उसने नैनो को कॉल मिलाई थी। नैनो के पास ये एबिलिटी थी कि वो किसी भी सिचुएशन को अपनी इमेजिनेशन में ऑब्जर्व कर सकती थी और बता सकती थी कि पास्ट में उस जगह पे क्या हुआ। नैनो उसे इस मिशन के बारे में नॉर्मा ने पहले ही सभी कुछ बता दिया था, इसलिए नैनो चू जिहांग को बताने लगती है कि जिस वक्त वो बिल्डिंग तबाह हुई उस वक्त क्या क्या हुआ। नैनो जिहांग से बोलती है कि लू मिंगफाई को साइड पे कर दो, क्योंकि इससे उसे ऑब्जर्व करने में मुश्किल होगी। लू मिंगफाई वहां से चला जाता है और सोचता है कि नैनो ने तो उसे उसकी बर्थडे भी विश नहीं की। अब जिहांग को वो बताती है कि किस तरह रेमंड उस बिल्डिंग में एंटर हुआ और फिर वो स्टेयर्स को क्रॉस करके ऊपर गया, लेकिन उसे फील हुआ कि शायद कोई उसे चेज कर रहा है। उसे जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर नैनो बताती है कि वहां पर कोई और भी था। जब रेमंड लीकेज के पास पहुंचा तब भी उसने पीछे मुड़ के देखा, लेकिन वहां पे किसी और के फुटप्रिंट्स भी थे जो उसी शख्स के थे जिसका पीछा कर रहा था। जैसे ही वो टिकट काउंटर में एंटर होने लगता है तो बिल्डिंग हिलने लगती है और फिर सभी कुछ गिरने लगता है। रेमंड को उसकी ट्रेनिंग की वजह से पता था कि वो पास के किसी बेंच के नीचे छुप सकता है, लेकिन इससे पहले ही वो मारा जाता है। और फिर वो शख्स जो उसका पीछा कर रहा था वो डॉक्यूमेंट्स लेके वहां से भागने लगता है। नैनो बताती है कि वहां पर उन दोनों के अलावा भी तीसरा कोई था जो ये सब देख रहा था, और रेमंड को मारने वाले बंदे ने भी उसे देखा था, क्योंकि वो फुटप्रिंट्स को देख के साफ पता चलता था कि उसने पीछे मुड़ के देखा, और शायद इसीलिए क्योंकि उसे वहां पे कोई दिखाई दिया था। इसका मतलब था कि वो बंदा कुछ ज्यादा ट्रेन नहीं था। फिर वो अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से चला गया, लेकिन उसकी गाड़ी के टायर प्रिंट्स भी आसानी से देखे जा सकते थे। इन्वेस्टिगेशन करने पे पता चलता है कि वो टायर जिस कार के थे वो मिलेनियम एक्सपोर्ट लेबर कंपनी की थी। इधर नैनो की दोस्त आती है जो उसे तंग करते हुए पानी में ले जाती है, जहां नैनो को उसकी पास्ट मेमोरीज का कोई सीन दिखाई देता है, जहां पे उससे पूछा जाता है कि उस फाइट में उसके और ड्रैगन किंग नॉर्टन के दरमियान क्या हुआ था, लेकिन वो किसी को भी कुछ नहीं बताती। तब सीन वापस प्रेजेंट पे शिफ्ट होता है, जहां पे उसकी दोस्त उसे कहती है कि क्या तुम्हें लू मिंगफाई की बर्थडे याद है, जिसमें नैनो ये कहते हुए वहां से चली जाती है कि हाँ मुझे बिल्कुल उसकी बर्थडे याद है। इधर मास्क मैन बताता है कि वो कंपनी टैंगवी नामी बंदे की है जो हिडन हंटर्स को हायर करते हैं ताकि लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। इसी तरह के कुछ हंटर्स ने उनके कॉलेज पे भी अटैक किया था। यहाँ पर वो ड्रैगन किंग नॉर्टन के बारे में बात करते हैं कि उसकी पावर्स एक्टिवेट होने से पहले वो एक ऑर्डिनरी हंटर ही था। यहाँ पर बॉल्ड मैन बोलता है कि इस दफा मामला कुछ और है। उन्होंने स्पेशल एग्जीक्यूशन ब्यूरो के एजेंट रेमंड को मारा है और कॉलेज की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को चुराया है। वो बताते हैं कि उनके पास टाइम कम है, कॉलेज बोर्ड के पूछने से पहले ही उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी। लेकिन बाल्डमैन कहता है कि कॉलेज बोर्ड ने पहले ही कुछ लोगों को चू जिहांग और लू मिंगफाई की हेल्प के लिए भेज दिया है। इस उनके मास्क मैन थोड़ा हैरान हो जाता है। वो कहता है आखिर इन बंदों को क्यों वहां पे भेजा गया, जबकि हमेशा हर मिशन को जिहांग सोलो हैंडल करता है, वो किसी की भी हेल्प नहीं लेता।
सीन चेंज होता है और हम लू मिंगफाई की आंट, अंकल और लू मिंगजे को देखते हैं। लू मिंगजे बोलता है कि मामा मुझे बहुत भूख लग रही है, जिस पे उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैंने लू मिंगफाई को बोल दिया था कि सॉसेजेस को स्टीम करना है, कैरेट्स और अनियंस को भी वो काट देगा और फिर मैं अपने बेटे के लिए सालमन भी लेके आई हूँ, जिससे बहुत मजे की डिश बनाऊंगी, क्योंकि आज हम तुम्हारी अब्रॉड स्टडीज को सेलिब्रेट करने वाले हैं। ये सुन के लू मिंगजे खुश हो जाता है, लेकिन तभी लू मिंगफाई भी एलिवेटर में एंटर होता है और उसकी आंट उसे इस तरह देख के डांटने लगती है। वो कहती है कि तुमने अभी तक वो सारे काम कंप्लीट नहीं किए जो मैंने तुम्हें कहे थे, जिस पे लू मिंगफाई खुद को यकीन दिलाते हुए कहता है कि चू जिहांग ने उसे ट्रस्ट करने को बोला था, वो जरूर उसके काम करेगा। वो अपनी आंट को कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने आपके सारे काम कर दिए। अब जब वो सभी अपने अपार्टमेंट में एंटर होते हैं तो सामने उन्हें 4 सोल्जर्स दिखाई देते हैं। लू मिंगफाई की आंट को लगता है शायद कुछ रॉबरी करने के लिए वहाँ चोर आ गए हैं। वो उन्हें कहती है कि हमें कुछ मत कहना, तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले जाओ। मगर वो सभी लू मिंगफाई को सैल्यूट करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने डिप्टी चू जिहांग के ऑर्डर को मानते हुए यहाँ सभी टास्क को कंप्लीट कर लिया है। उनमें से एक सोल्जर टॉयलेट को दिखाता है और कहता है कि हमने पूरा टॉयलेट ही चेंज कर दिया। ये AI टॉयलेट है जिसमें 4000 मोड्स हैं और इसके लिए उन्होंने पूरी बिल्डिंग की प्लम्बिंग सिस्टम को भी चेंज करना पड़ा। लेकिन अगर लू मिंगफाई चाहे तो उसे उसका पुराना टॉयलेट भी फिक्स करके दिया जा सकता है, जिस पर लू मिंगफाई मना कर देता है। इसके बाद बाकी सोल्जर्स लू मिंगफाई को खाने की ब्रीफिंग देते हैं। वो बताते हैं कि हमें ये सॉसेजेस को स्टीम करने को कहा गया था, लेकिन हमने 3 टाइप्स की सॉसेजेस को बना दिया। इसके अलावा उन्होंने काफी सारी कैरेट्स, अनियंस और कैबेजेस को भी चॉप कर दिया था। अब वो सभी कुछ देखकर ना सिर्फ लू मिंगफाई बल्कि उसकी आंट भी हैरान रह जाती है। लू मिंगफाई सोल्जर्स को थैंक्स बोलता है और फिर वो वहां से चले जाते हैं। ये सब देखकर लू मिंगफाई की आंट को खुश होना चाहिए था, मगर वो उल्टा लू मिंगफाई को डांटने लगती है। वो कहती है कि तुम जानते थे कि आज लू मिंगजे के लिए स्पेशल ओकेजन है और इसीलिए तुमने ये सारा सीन क्रिएट किया कि मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए अपने पास रखा था। तुमने हमेशा हमें डिसअपॉइंट किया है। ये सुनकर लू मिंगफाई सैड हो जाता है और दिल ही दिल में सोचने लगता है कि मेरी और मेरी आंट की दुनिया बिल्कुल अलग है। मैं चाहे जो भी कर लूं हमेशा बुरा और कायर्ड ही रहूंगा। मुझे कोई भी प्यार नहीं करता। वो गिफ्ट्स तो सिर्फ लू मिंगजे के लिए हैं, मेरे लिए कुछ भी नहीं। मैंने तो आज तक अपनी जिंदगी में अपनी बर्थडे के केक का एक स्लाइस भी नहीं खाया। इसके बाद लू मिंगफाई को लेने के लिए ड्राइवर आ जाता है, जो बताता है कि आज अस्पाजिया रेस्टोरेंट में आपको चेनवन से मिलना है, जिसके लिए आपको 6:30 पे वहां पहुंचना चाहिए। लू मिंगफाई ड्राइवर से पूछता है आज तो हमें मिशन को कंप्लीट करने के लिए जाना है, जिस पर ड्राइवर उसे बताता है कि मिशन को चू जिहांग हैंडल करेगा और जब मिशन स्टार्ट होगा तो मैं आपको खुद वहां ले जाऊंगा। ये सुनने के बाद लू मिंगफाई सोचता है कि कैसल कॉलेज की लाइफ बहुत डिफरेंट है। अपनी आंट के सामने शायद सारी जिंदगी मैं इसीलिए कायर्ड रहा क्योंकि मैं नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता हूँ। मैं वापस अपने घर जाना चाहता हूँ। अब हमें पता चलता है कि वो बिल्डिंग जहाँ पे चू जिहांग और उसकी टीम को स्नीक इन करना था वो असल में 2 बिल्डिंग्स हैं, एक बिल्डिंग ए और दूसरी बिल्डिंग बी। चू जिहांग को बिल्डिंग ए के 21st फ्लोर तक पहुंचना होगा। चू जिहांग कहता है कि उसे किसी की भी मदद की कोई जरूरत नहीं, वो अकेला ही चला जाएगा। ये मिशन बहुत इजी है, लेकिन उसे ऑर्डर्स को फॉलो करने को कहा जाता है। उसे बताया जाता है कि वो सभी एजेंट्स उसे टॉवर बी के दरवाजे पे मिलेंगे और उसे कवर करेंगे। अब इधर वो बंदा जो रेमंड से वो फाइल लेके भागा था अपने बंदों से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई कॉरियर वाला दिखा, जिसके जवाब में उसके बंदे बताते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, दूसरी बिल्डिंग को बंद कर दिया गया है। अब ये सभी कुछ देखकर फाइल आने वाला बंदा परेशान हो जाता है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो हंटर वेबसाइट को देखता है तो वहाँ उसे एक मेल मिलता है जिसमें उसे बाय बाय कहा गया था। इधर लू मिंगफाई अस्पाजिया रेस्टोरेंट पहुंच जाता है, जहाँ उसे बताया जाता है कि चेन वेन वेन 2nd फ्लोर पे उसका वेट कर रही है। वो सारे टाइम सोचता है जब वो चेन वेन वेन को देखा करता था और वो उसे कितना अट्रैक्ट किया करती थी। वो उससे मिलने वहां पहुंच जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देख के खुश होते हैं। अब खाना खाने के बाद लू मिंगफाई को मैसेज रिसीव होता है कि मिशन स्टार्ट हो गया। तब वो हैरान होता है कि चू जिहांग ने तो उसे 7:25 पे आने को कहा था, लेकिन मिशन तो 7 o'clock पे स्टार्ट हो गया। ये देखते ही वो वहां से भाग जाता है ताकि चू जिहांग की हेल्प कर सके।
चेन वेनवेन उससे पूछती रह जाती है, मगर वो उसे कुछ भी बताए बगैर वहां से चला जाता है। इधर चू ज़ेहांग को सभी एजेंट्स मिलते हैं, जिन्हें वो बताता है कि तुम लोगों को डायरेक्ट ही बताया जाएगा कि मिशन कब स्टार्ट होगा। चू ज़ेहांग को बॉल्ड मैन बताता है कि तुम टावर बी में पहुंच जाओ और फिर ये सभी लोग तुम्हें कवर करेंगे ताकि तुम डायरेक्टली टावर ए में एंटर हो सको। चू ज़ेहांग गार्ड से बोलता है कि वो एक फ्लावर बुके डिलीवर करने आया है 906 को। गार्ड्स उसे अंदर जाने देते हैं और इस तरह चू ज़ेहांग टावर बी में एंटर हो जाता है। इधर प्लान के मुताबिक सभी एजेंट्स भी अंदर घुस जाते हैं और सभी गार्ड्स और उनके दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। इसी फाइट का फायदा उठाते हुए चू ज़ेहांग टावर ए में चला जाता है। वहाँ उसे कुछ गार्ड्स दिखाई देते हैं, जिन्हें वो एक एक करके मार गिराता है और वो बाल्ड मैन को बताता है कि वो टावर ए में एंटर हो चुका है। बाल्ड मैन उसे बताता है कि जल्द से जल्द फ्लोर 21 पे पहुंचो, क्योंकि वहां पे ही हमारा टारगेट मौजूद है। और इसके साथ ही ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है।